देखो अपने को स्टडी क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 9th स्टैंडर्ड। वन शॉट वीडियो, लेकिन इसमें एक चैप्टर कवर नहीं करेंगे। कितना चैप्टर कवर करेंगे, 2 चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है जरा रीड करो, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेम और एक चैप्टर इसी के साथ हम पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देखो चैप्टर का नाम क्या था, लाइफ प्रोसेस। बताओ लाइफ में प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर सपोज मैं बोलूँ मेरे बॉडी में प्रोसेस हो रहा है तो क्या हो सकता है। सपोज मैंने ब्रीथिंग किया तो वो कौन सा प्रोसेस में आएगा, रेस्पिरेशन। सेकंड रेस्पिरेशन एक हो गया, सेकंड क्या रहेगा, सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन के अलावा एक क्या प्रेजेंट होता है मेरे बॉडी में, सर्कुलेशन। और कोई प्रोसेस का नाम, डाइजेशन। डाइजेशन के अलावा एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। देखो प्रोसेसेस क्या क्या दिए, एक तुम्हारे पास प्रेजेंट है रेस्पिरेशन जिसमें ब्रीथिंग का मैकेनिज्म प्रेजेंट है। सेकंड है सर्कुलेशन जिसमें ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होगा पूरे बॉडी में। थर्ड क्या दिया तुमको, डाइजेशन जिसमें तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हम क्या करेंगे, बॉडी में यूज़ करेंगे। फोर्थ तुमको दिया एक्सक्रीशन जिसमें रिमूव होगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल नहीं रिमूव होगा, या फिर रिमूव क्या होता है, यूरिन के फॉर्म में वुमेन बॉडी में यूरिन रिमूव होगा और वेस्ट मटेरियल होता है वो। और रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब ही क्या है, सपोज मेल फीमेल प्रेजेंट है, उससे जो ऑफस्प्रिंग आया एक, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू में आया, रिप्रोडक्शन के थ्रू में आया। देखो तुमको तीनों भी चीज़ याद रखना है। लाइफ के प्रोसेस में हमको क्या स्टडी करना है वो कुछ डिफरेंट है। देखो रेस्पिरेशन हमको आज इस चैप्टर में स्टडी नहीं करना है, ना तो सर्कुलेशन करना है ना तो डाइजेशन। हमको स्टडी क्या करना है, इसमें एक्सक्रीशन करना है। और उसके बाद सेकंड वाले चैप्टर में जो मैंने तुमको बताया उसमें हमको क्या स्टडी करना है, रिप्रोडक्शन का कुछ टॉपिक को हमको स्टडी करना है। अब देखो जरा ध्यान दो, अगर तुमको ऐसा बोल दिया कि इतने सारे प्रोसेस हमारे पास प्रेजेंट है, मैंने एक वर्ड लिख दिया एक्सक्रीशन, जिसको आज हमको स्टडी करना है, इसमें से एक प्रोसेस है। वुमेन बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होता है क्या, क्या वुमेन बॉडी एक्सक्रीशन करेगा क्या, हाँ वुमेन बॉडी के अंदर भी क्या बनेगा, यूरिन बनने का चांसेस रहता है। अब मेरे को पता है वुमेन बॉडी के अंदर सपोज यूरिन बन गया, तो ये यूरिन डायरेक्टली नहीं बना है, ये इसने बहुत सारा प्रोसेस किया रहेगा, तब जाके हमको लास्ट में क्या प्रोड्यूस होकर मिलता है, यूरिन, जो कि हमारा कौन सा वेस्ट है ये। हम अगर यूरिन को देखने जाएंगे तो ये कौन सा वेस्ट है, नाइट्रोजीनस वेस्ट है। मतलब ये वेस्ट का नाम क्या है, नाइट्रोजीनस वेस्ट। तो हमको जो प्रोसेस पढ़ना है बहुत सिंपल सा है, हमको स्टडी क्या करना है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या फॉर्म करके देता है, यूरिन, और ये जो यूरिन है वो हमारे बॉडी से क्या होगा, रिमूव होने वाला है। कौन सा वेस्ट है वो, नाइट्रोजीनस वेस्ट है। मतलब ये जब नाइट्रोजीनस वेस्ट का स्टार्टिंग हुआ था तो ये बना किधर था मालूम है, सपोज लीवर में हमको क्या बन के रेडी होकर मिल गया था, यूरिया। लीवर के अंदर हमको क्या बन के रेडी होकर मिल जाता है, यूरिया। अब लीवर के अंदर जो यूरिया हमको बन के मिला वो किसके पास गया मालूम है, यही यूरिया गया किसके पास, थ्रू ब्लड। ये जाता किसके पास है मालूम है, देखो तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, तुमको पहले प्रोसेस बता तो फिर ध्यान दो। तुमको चीज़ मालूम रहना चाहिए कि सपोज अगर मैं हार्ट वर्ड यहाँ पे लिखूँ तो तुमको ये वर्ड याद रखना है कि हार्ट के पास अगर कोई ब्लड लेके जाएगा तो वो कौन होता है, वेन्स। और जो हार्ट से ब्लड आगे लेके जाएगा दूसरे, आर्टरीज। अब मैं को बता देखो दो चीज़ सबसे मेन याद रखो, हार्ट के पास अगर कोई ब्लड आ रहा है तो वो लेके कौन आया, वेन्स। हार्ट से अगर ब्लड लेके कोई जाता है तो वो लेके कौन जाता है, आर्टरीज। इतना तो क्लियर है कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे किडनी लिखा है तो किडनी के पास अगर ब्लड आया रहेगा तो उसको लेके आने वाला कौन रहेगा, हार्ट रहेगा। मतलब आर्टरीज के थ्रू में आया रहेगा। लेकिन याद रखना कि हार्ट ही क्या करता है, हार्ट के थ्रू में आर्टरीज रिमूव आगे जाके वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को। अब ये जो आर्टरीज है सपोज इसने ब्लड लाके दे तो दिया किडनी को, क्लियर है कि नहीं, लेकिन उस ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल था वो क्या था मालूम है, यूरिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ यूरिया ही फिल्टर होगा, क्लियर है कि नहीं। तो याद रखो एकदम सिंपल सा टॉपिक में क्या है, एक्सक्रीशन वर्ड का मतलब ही ये क्या करना है, हमारे बॉडी में जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको हमको क्या करना है, बॉडी से रिमूव करना है। अब अगर हम समझे नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि बना कहाँ से, स्टोरी कहाँ से चालू हुई। फर्स्ट स्टोरी कहाँ से, यूरिया। यूरिया बना किधर, लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर तुम्हारा यूरिया बन के रेडी हो गया, वही ब्लड के थ्रू में गया, और जो किडनी को ब्लड मिला है वो आर्टरीज ने लाके दिया है, क्लियर है कि नहीं। और उसके अंदर वेस्ट क्या प्रेजेंट है, यूरिया। हमको आज इस यूरिया को स्टडी करना है। जब ये फिल्टर होके मिला हमको तो लास्ट में क्या प्रेजेंट था, फिल्टर के बाद में लास्ट में हमको क्या बन के मिला, यूरिन। अब मेरे को बताओ ये जो यूरिन बन के मिला है उसका मेन रीज़न क्या रहेगा। सपोज अगर मेरे को लास्ट में यूरिन बन के मिल गया, अब ये बॉडी से क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसका नाम क्या है, एक्सक्रीशन। क्लियर है कि नहीं। ऐसे तुमने पढ़ा रहेगा, स्टडी किया रहेगा, जब तुम फूड खाते हो, फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स फूड तुमने खाया। कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब क्या लिया, एक एग्जांपल। सपोज अगर मैंने एक एप्पल का एग्जांपल लिया, जो कि एप्पल क्या है, कॉम्प्लेक्स है।
अब समझो वही कॉम्प्लेक्स चीज़ तुम्हारे बॉडी में चले गया तो वो क्या करेगा मालूम है क्या? कॉम्प्लेक्स टू किस में कन्वर्ट करेगा उसको? सिंपल में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद कुछ चीज़ यूटिलाइज भी होती है और रिमेनिंग मटेरियल क्या होता है तुम्हारे बॉडी से रिमूव होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन वर्ड का मतलब समझा क्या है? जो भी तुम फूड खाओगे वो तुम्हारे बॉडी में एसिमिलेट होना चाहिए। एसिमिलेट वर्ड का मतलब मालूम है क्या है? कि जो तुमने फूड खाया उसमें से हमने यूटिलाइज किया कोई तो चीज़ को। अभी तुमने समझा एप्पल खाया, अगर पूरा एप्पल ही डाइजेशन करके पूरा रिमूव हो जाए तो क्या कुछ फ़ायदा है क्या? वापस हमको आना पड़ेगा। हम क्या करते हैं उसमें से एसिलेट मतलब हम उसको यूटिलाइज करते हैं। हमारा बॉडी जब उसको यूटिलाइज कर लेते हैं तो रिमेनिंग अनडाइजेशन मटेरियल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। उसी को हमने क्या नाम दिया था? डाइजेशन। सर्कुलेशन वर्ड का मतलब मैंने तुमको बताया कि सर्कुलेशन वर्ड में होता क्या एग्जैक्टली? ब्लड का रिलेशन है, मतलब ब्लड ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? ब्लड जाता कैसा है हार्ट के पास? बाय वीन्स। और हार्ट से अगर ब्लड निकला तो किसके थ्रू में जाएगा? आर्टरीज। क्लियर रहेगा? हमारे बॉडी में कितने लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट है? 5 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट है एक एडल्ट वुमेन बीइंग के पास। क्लियर रहेगा? और मैन के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू वुमेन, तो उनके अंदर ब्लड क्या होता है? कंटेंट बड़ा ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इतना कॉमन चीज़ तुमको याद रखना है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रिप्रोडक्शन। मैंने तुमको बताया रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब ही क्या है? मेल फीमेल दोनों के बीच में अगर प्रोसेस होगा बाई चांस, क्लियर है कि नहीं, कॉपुलेशन वगैरह हुआ आगे जाके, अगर उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो गया उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है मेरे को बताओ? सपोज फर्टिलाइजेशन वर्ड का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन में मेल में से अगर तुम देखोगे तो मेल का कुछ कंटेंट, फॉर एग्जांपल क्या? स्पर्म। मेल से क्या निकला बॉडी से? स्पर्म। और फीमेल के बॉडी में क्या प्रेजेंट है? एग, जो कि क्या है? oocytes। उसको हम क्या बोलते हैं? oocytes। ये दोनों का क्या होगा? फ्यूजन। फॉर एग्जांपल फ्यूजन किस चीज़ का होगा? एक न्यूक्लियस इसका, एक न्यूक्लियस फीमेल का, ये दोनों भी क्या कर जाएंगे? फ्यूजन। अगर ये दोनों के बीच में फ्यूजन हो गया इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये क्या है तुम्हारा? फर्टिलाइजेशन। इतना टॉपिक क्लियर हुआ क्या? उसको क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीशन वर्ड का मतलब तुमको मैंने बताया कि यूरिन बनता कैसे। डाइजेशन वर्ड का मतलब तुमको मालूम है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल अगर हम फूड को कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डाइजेशन। लेकिन हम उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ फूड का करेंगे। क्लियर है? यूटिलाइज करेंगे फूड को। सर्कुलेशन वर्ड का मतलब तुमको मालूम है, और साथ में क्या मालूम है? रेस्पिरेशन। इसमें एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं ग्रोथ। अगर मैं तुमको ऐसा एक एग्जाम्पल दूँ, सपोज एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं और मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया ग्रोथ। क्या वर्ड लिखा है? ग्रोथ। क्या वुमेन का बॉडी ग्रोथ करता है क्या? वुमेन बॉडी ग्रोथ करता है ऐसा तुमको मालूम है? अभी समझो मेरे बॉडी में ग्रोथ हुआ तो मेरे को क्या वो ग्रोथ दिखता है क्या? नहीं। लेकिन इतना मालूम पड़ता है कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। ये एग्जैक्टली ग्रोथ होता कैसे है फिर? समझो अगर कोई चीज़ हमको नहीं दिख रही है, दोनों का एग्जांपल लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे प्लांट बना दिया, ये प्लांट कुछ टाइम पीरियड पहले ऐसा था, और यहाँ पे एक छोटा सा सपोज एक वुमेन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। अब जरा अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो, तुमको टॉपिक समझेगा। प्लांट प्रेजेंट है और साथ में कौन प्रेजेंट है? वुमेन बीइंग। क्या वुमेन के बॉडी में ग्रोथ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो मेरे बॉडी में भी लेकिन ग्रोथ हो रहा है ना। रीज़न क्या रहेगा? सेल डिवीजन। रीज़न क्या है? सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवाइड होते जा रहे हैं और साथ में डिवीजन के वास्ते क्या हो रहा है? ये चीज़ ग्रोथ होने का चांसेस है। सेम वुमेन बॉडी में भी वही है। क्या दोनों में भी सेल प्रेजेंट होते हैं क्या? हाँ, दोनों में भी सेल्स प्रेजेंट है। अगर कोई तुमको पूछेगा वुमेन बॉडी में सेल्स के नाम क्या प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे? एक जर्म सेल्स और दूसरे सेल का नाम क्या याद रखना तुमको? सोमैटिक सेल्स। देखो दोनों भी अच्छे से फोकस रख कर याद करो। वुमेन बॉडी में 2 सेल्स प्रेजेंट है, नाम क्या क्या है? एक जर्म सेल, सेकंड सेल का नाम क्या है? सोमैटिक सेल। अगर सपोज मेरा हैंड ग्रोथ होने लग गया, क्लियर है कि नहीं? अब मेरा हैंड अगर ग्रोथ किया तो उसमें क्या हुआ मालूम है? सोमैटिक सेल। याद रखना कि सोमैटिक सेल पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है? पूरे बॉडी में। लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वो? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं। वहाँ पे कौन प्रेजेंट रहेगा? जर्म सेल। मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास जर्म सेल्स और साथ में पूरे बॉडी में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? सोमैटिक सेल्स। ऐसा तुमको याद रखना है। अब देखो प्लांट में भी सेम ऐसी कंडीशन हमको पढ़ाया गया। जब हमने स्टडी किया कि प्लांट का ग्रोथ का टॉपिक, हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्लांट ग्रोथ। एग्जैक्टली प्लांट ग्रोथ हो रहा कैसे? तो तुमको ये मालूम पड़ा कि सेल डिवीजन होता है। मतलब प्लांट के अंदर ऐसा हम देखने जाए तो रूट प्रेजेंट है। अगर वो रूट के सेल्स आगे जाके डिवाइड होने लग जाएंगे, क्लियर है कि नहीं? अब रूट सेल्स डिवाइड कैसे होते हैं? समझो पहले एक सेल प्रेजेंट था, अब एक सेल से कितने सेल बन गए? 2 सेल बन गए। फिर ये क्या करेंगे? और 2 बनाएंगे। फिर ये क्या करेगा? और 2 बनाएंगे। ऐसा करते करते स्पेस क्या होने जाता है? इंक्रीज। लेकिन ये प्रोसेस एक अलग है, मैंने तुमको बताया। देखो प्लांट में रूट कोई उसका सेक्सुअल पार्ट है क्या? नहीं है। प्लांट में जो रूट है उसका एक ऑर्गन है। प्लांट का ऑर्गन क्या है तुम्हारा? रूट है। अब मेरे को तो अगर प्लांट का एक ऑर्गन तुम्हारा रूट प्रेजेंट है, सेकंड चीज़ तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट होता है? प्लांट के अंदर फ्लावर प्रेजेंट है। फ्लावर कौन सा पार्ट है? फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब यहाँ पे क्या होने वाला फ्लावर के अंदर?
रिप्रोडक्शन होगा। सपोज अगर फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है और साथ में ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, स्पेस इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर का पार्ट हो गया, लेकिन रूट भी तो ग्रो किया कि नहीं, स्टेम भी तो ग्रो किया कि नहीं, तो ऐसे सब चीज़ ग्रो की है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या था, वो टाइम पे सेल डिवीजन हो रहा था। अब ये सेल डिवीजन के लिए क्या क्या चीज़ नेसेसिटी है हमको वो भी पढ़ना है, जब ध्यान देना, ध्यान दो। अब देखो क्या लिखा है, सबसे पहला वर्ड ट्रांसपोर्टेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अ सब्सटेंस आइदर सिंथेसाइज और एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी रीचेस टू अनदर पार्ट। देखो एक पार्ट ऑफ बॉडी से किधर चले जा रहे हैं, वो अनदर पार्ट में। खाली मैडम को बोलना जरा शांत रहने पीछे। देखो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का मतलब ही क्या है, बाय द प्रोसेस, क्या लिख के दिया है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अ सब्सटेंस आइदर सिंथेसाइज और एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ बॉडी रीचेस टू अनदर पार्ट। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, वो रीच कर जाएगा। तो तुमको उसमें ध्यान क्या क्या देना, मेरे को बताओ, क्या तुमको ऐसा समझ में आएगा कि समझो वन पार्ट ऑफ बॉडी से किधर चले गया, वो अनदर पार्ट में, क्या कंडीशन रहेगा, क्या चीज़ जा रहा है वहाँ से ट्रैवल होकर ट्रांसपोर्टेशन में, फूड एंड वाटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लांट का एग्जांपल ले रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का मतलब ही क्या रहेगा, समझो मैं एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी चीज़ लेके चले जाओ, तो सेकंड कंडीशन एक और है, बोलो क्या, समझो एक जगह से कोई दूसरी जगह पे कोई चीज़ लेके जा रहे हैं तो वो तो ट्रांसपोर्टेशन ही है, लेकिन ऐसा प्लांट में एक अलग ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट रहेगा और साथ में एनिमल्स में एक अलग ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट है। क्लियर है क्या, मतलब दोनों जगह पे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डिफरेंट है। अगर सपोज मैं सिर्फ प्लांट का एग्जाम्पल लूँ तो प्लांट के टाइम पे तुम क्या क्या टॉपिक को याद रख सकते हो। अगर मैं एग्जांपल लूँ प्लांट में क्या चीज़ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्या बोल सकते हो। देखो तुमने वर्ड एग्जांपल क्या दिया, फूड, और सेकंड एग्जांपल क्या दिया, वाटर। अब अगर मैं इधर वाटर का एग्जांपल लूँ तो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, वाटर। मेरे को बताओ, मेरे पास अगर सपोज वाटर प्रेजेंट है तो ये क्या वाटर प्लांट के पास पहले से प्रेजेंट था क्या, नहीं, प्लांट जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे सॉइल प्रेजेंट होते, क्लियर है कि नहीं, उस सॉइल के पास क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। अब उस सॉइल के पास वाटर के अलावा भी कुछ चीज़ प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मिनरल्स बोलते हैं। मतलब ये दोनों भी चीज़ बहुत नेसेसिटी है। अगर प्लांट को वाटर मिल जाएगा, साथ में मिनरल्स मिल जाएंगे, तो ये सब चीज़ उसके ग्रोथ में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ग्रोथ एक अलग फैक्टर होगा, तुमको समझ में आ रहेगा टॉपिक क्या है। जब प्लांट अपना फूड बनाएगा तो उसको वाटर का कंटेंट उतना ज़रूरी नहीं होता है, 1% वाटर भी मिलेगा तो प्लांट अपना फूड क्या कर सकता है, प्रिपेयर। लेकिन वही वाटर उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। किस चीज़ के लिए हेल्प करेंगे, ग्रोथ में। सेम ऐसी मिनरल्स प्रेजेंट है, तुमको मालूम रहेगा कि प्लांट को एसेंशियल मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। अभी जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम लिख दिया SHOCK, शॉक, NMG और साथ में क्या लिख दिया, कैप। तुमको ऐसे याद रखना है, एस फॉर क्या रहेगा, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और साथ में फॉस्फोरस। अगर मैंने जितना भी नाम दिया इसे बहुत सारे एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब समझा, जब प्लांट की डिस्कवरी हुई तो हमको ऐसा मालूम पड़ा। देखो तुमको भी स्टार्टिंग में बेसिक बता रहा हूँ, पहले समझ लो फिर तुमको चैप्टर समझेगा। मिनरल्स जो होते हैं, पहले बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट थे, 106 का हमारे पास डेटा प्रेजेंट है। लास्ट में हमको मालूम पड़ा कि खाली एसेंशियल कितने, उसमें से ओनली 17 एसेंशियल है। तो ये 17 हेल्प कर रहे कहीं ना कहीं ग्रोथ में। क्लियर रहेगा क्या, और यही चीज़ क्या होता है, मिनरल्स और वाटर क्या होने वाला है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन। अब रीड करो, देखो तुमको टॉपिक समझेगा। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अ सब्सटेंस आइदर सिंथेसाइज, मतलब सब्सटेंस क्या होगा, एक तो सिंथेसिस करेगा और साथ में एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी रीचेस टू अनदर, मतलब एक पार्ट के बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और कहाँ पे चले जाएगा, दूसरे बॉडी तक चले जाते हैं। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट प्लांट्स डू नॉट। अगर तुमको समझो ऐसा कुछ रहे कि मेरे को जाके मैंगो खाना है, तुम यहाँ से चले गए, वहाँ पे मैंगो का ट्री दिखा, मैंगो तोड़ के खा लिए, तो प्लांट ऐसा कर सकता है क्या, कर सकता है, प्लांट मूवेबल है क्या, नहीं। तो प्लांट क्या करे वो टाइम पे, तो प्लांट में देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वर्ड का मतलब ही क्या है, प्लांट नीड क्या कर रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तुमको एक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम बताता हूँ। तुमको मालूम है जो तुम CO2 अपने बॉडी से रिलीज होता है, ह्यूमन बॉडी से, उस CO2 का एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट करते हैं। तो ये जो CO2 है वो भी कौन सा सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर बाजू में क्या लिखा था अभी, वाटर, H2O, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक ही सब्सटेंस है। मतलब CO2 और साथ में वाटर दोनों भी क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऐसा लाइट लिख दूँ तो ये लाइट तो तुमको बाहर से मिला, क्लियर है कि नहीं। देखो CO2 प्लांट को नेसेसिटी है, H2O प्लांट के लिए ज़रूरी है, लाइट उसको बाहर से मिल रहा है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में उसको क्या मिल रहा है बाहर से, नाइट्रोजन। फर्स्ट क्या लिखा है तुमको, नाइट्रोजन। अब मेरे को बताओ क्या प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ले सकता है क्या, तो नहीं ले सकता है। रीज़न क्या है, सपोज अगर मैं ऐसा प्लांट यहाँ पे बना दूँ और ये प्लांट को अब नाइट्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में भले नाइट्रोजन प्रेजेंट है लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली नहीं ले पाएगा। तो प्लांट उसको लेता कैसा मालूम है क्या, किसी की मदद लेके। मदद के लिए यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, नहीं, इधर प्रेजेंट है बैक्टीरिया, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया नाइट्रोजन को लेगा और उसको कन्वर्ट करके देगा, किसको मालूम है? प्लांट को। फिर प्लांट के पास नाइट्रोजन मिल जाएगा। फिर तुम बोलोगे तुम्हारे बॉडी में कहाँ से? मेरे बॉडी में सपोज नाइट्रोजन आया और तुमको ऐसा लगा सर तुम तो नाइट्रोजन तुमको कहीं से मिला ही नहीं था, बैक्टीरिया ने तुमको दिया नहीं। तो जब मैंने प्लांट का फूड खाया ना, क्लियर है कि नहीं, तो मेरे बॉडी में भी क्या चले गया? नाइट्रोजन। एक टाइम पीरियड के बाद समझो मेरा डेथ हो गया, तो उसके बाद क्या होगा मालूम है क्या? मेरे बॉडी से नाइट्रोजन फिर से किधर चले जाएगा? एटमॉस्फेयर में। तो वैसा ये नाइट्रोजन है। अब देखो क्या क्या इनऑर्गेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, Na, सोडियम जो कि सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, मैग्नीशियम, मैंगनीज है ये, और साथ में ये क्या रहेगा तुम्हारा? मैग्नीशियम। इतने सारे तुमको क्या प्रेजेंट है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब यही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? प्लांट में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। इतना क्लियर रहेगा क्या टॉपिक? देखो एक वर्ड लिख के दिया है, कौन सा वर्ड है? रूट प्रेशर, एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ रूट। अब देखो तुमको एक प्रेशर बता दो, पहले जरा ध्यान दे दो। रूट प्रेशर वर्ड का मतलब ही क्या है? सपोज मेरे पास एक पॉट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पॉट। इस पॉट में मेरे पास प्रेजेंट क्या है एग्जैक्टली? प्लांट प्रेजेंट था। एक टाइम पहले मेरे पास इसमें क्या प्रेजेंट था? प्लांट। अब इस प्लांट में हुआ क्या मालूम है? नीचे सॉइल वैसी के वैसी प्रेजेंट है, उस सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? वाटर प्रेजेंट, ये सब चीज़ प्रेजेंट था। मैंने कुछ टाइम पीरियड के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या किया मालूम है? इस पॉट के जो प्लांट थे उसको ऊपर के स्टेम को मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। अब यहाँ पे स्टेम प्रेजेंट है क्या? नहीं है। अब मैंने अगर स्टेम को कट किया, उसका रीज़न ही क्या था? मेरे को क्या स्टडी करना था? रूट का प्रेशर। वर्ड लिख के दिया है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर वर्ड का मतलब ही यही है कि रूट में कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है। अब वो प्रेशर का मेन रीज़न क्या है? जब तक यहाँ पे सॉइल था, वाटर था, ये स्टेम प्रॉपर था, लीफ थे, तो लीफ के पास क्या होता है मालूम है? लीफ के पास होता है स्टोमेटा। लीफ के पास क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। तो होता स्टोरी ये था, ये प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब तो करता था, फिर देता किसको था? लीफ को। और लीफ से वाटर क्या हो जाता था? रिमूव इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। मतलब गैस फॉर्म में प्लांट वाटर को लॉस करता है, इतना तुमको याद रखना है। जो प्लांट कभी वाटर का एब्जॉर्प्शन करता था, वही प्लांट वाटर को क्या करता है? लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वेपर। अब यहाँ पे लीफ प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि लीफ प्रेजेंट नहीं तो क्या फिर भी प्रेशर बनेगा क्या? तो हम देखो सपोज एक एक्सपेरिमेंट ऐसे देखते हैं। सपोज एक रबर का ट्यूब प्रेजेंट, ये क्या प्रेजेंट है? रबर ट्यूब। और इसके अंदर हमने फील क्या किया है मालूम है? मरकुरी। यहाँ पे फील क्या किया है? मरकुरी। स्टार्टिंग में यहाँ पे रबर ट्यूब प्रेजेंट है और ये एक टाइप का ट्यूब है, इसमें फील्ड क्या है? मरकुरी। और यहाँ पे जहाँ तक मरकुरी फील्ड है वहाँ पे हमने ले लिया एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए लिख दिया है पे। इतना क्लियर है क्या? अब क्या होगा अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? यहाँ पे समझो सॉइल है, नीचे क्या प्रेजेंट है? वाटर। अब हमको चेक क्या करना है कि रूट में सही में प्रेशर आता है कि नहीं। तो रूट में प्रेशर आएगा कैसा? फर्स्ट वाले डायग्राम में तुमको क्या ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिल रहा है? एक पॉटेड प्लांट है जिसमें प्लांट प्रेजेंट है, नीचे से वाटर जाता था और वाटर क्या हो जाता था? लॉस हो जाता था इन द फॉर्म ऑफ वेपर। लेकिन ये वाटर ऊपर इसलिए जा पा रहा था क्योंकि यहाँ से वाटर क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। अगर वहाँ से वाटर लॉस नहीं होता तो नीचे से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता। स्टोरी समझ में आ रही है क्या? ये लॉस करता है, इसके लिए तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इतना तुमको याद रखना है। अब जैसे हमने देखा कुछ टाइम पीरियड के बाद, ये मरकुरी का जो रेंज है वो ए से किधर चले गया? बी पे चले गया। तो जब बी पे चले गया तो हमको ऐसा मालूम पड़ा कि हमने तो उतना ही लिया था, फिर ये इंक्रीज कैसा हुआ? तो बाद में मालूम पड़ा कि कहाँ से प्रेशर आ रहा है? रूट प्रेशर। मतलब एक प्रेशर है जी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूट। मतलब रूट में कोई तो प्रेशर प्रेजेंट है जिसके वजह से क्या हो रहा है? वाटर अपसाइड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। इतना क्लियर रहेगा कि टॉपिक क्या है? अब मेरे को बताओ बाजू में क्या लिखा है? एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ रूट। अगर ये प्लांट ले, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है और ये उसके क्या है? रूट है। ये उसके प्लांट के रूट से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सपोज सॉइल प्रेजेंट है और इस सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर। हम वही वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ पोर्स। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे? पोर्स। जैसा बारिश गिरा, बारिश गिरने के बाद तुमने देखा रहेगा कि सब पानी ग्राउंड वाटर में चले जाता। क्लियर है कि नहीं? अगर हम ऐसा सोचे कि पूरा का पूरा वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता तो जिधर पेड़ रहते हैं उसके नीचे हमको पानी मिलता ही नहीं, लेकिन हमको वहाँ पे पानी मिलता है कि नहीं? मिलता है। उसका रीज़न क्या है? बाकी का पानी भले चले गया ग्राउंड वाटर में, लेकिन जो पोर्स के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट थे, जिसको हम कौन सा वाटर बोलते हैं मालूम है? कैपिलरी वाटर। वाटर का नाम क्या याद रखोगे? कैपिलरी वाटर। वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ पोर्स। इस पोर्स वाले वाटर को रूट क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ये रूट करता है क्या एब्जॉर्ब? नहीं, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट हेयर्स करेंगे। रूट हेयर्स क्या करेंगे? उस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब जैसे ही रूट हेयर उस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे वो आगे पास आउट करेंगे। लेकिन इनका मेन स्टोरी क्या है? एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ रूट। मतलब रूट हेयर ने अगर सपोज एब्जॉर्ब किया है तो उसको देना किसको है मालूम है? वाटर लास्ट में जाइलम को देना है। अभी फिलहाल के लिए इतना स्टोरी याद रखो, तुमको मिडल का पार्ट में बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। रूट प्रेशर इतना क्लियर हुआ क्या है? रूट प्रेशर एक पॉटेड प्लांट था जिसमें प्लांट प्रेजेंट था,
हमने क्या किया, कुछ टाइम पीरियड के बाद इसके स्टेम को क्या कर दिया, कट कर दिया, ये चेक करने के लिए कि रूट में प्रेशर है कि नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि जो मरकुरी से फील्ड था उसका नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वो ए से किसके पास चले गया था, बी से। कोई तो प्रेशर है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसका हमने नाम क्या दिया उस प्रेशर को, रूट प्रेशर। ऐसा हमने प्लांट में टेस्टिंग कर लिया। फिर हमने वही पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ रूट, अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रूट तो कैसे हो पा रहा है, रीज़न क्या है, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। वो वाटर सॉइल के कांटेक्ट में आया, सॉइल से किसके कांटेक्ट में आया, रूट हेयर, और रूट हेयर ने किसको दिया है, वाटर, जाइलम। इस बीच में ऐसे बहुत सारे सेल्स का भी रोल प्रेजेंट है, मैं तुमको बताऊंगा सेल्स कौन से, लेकिन फिलहाल के लिए इतना क्लियर है क्या, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स को रीड करो जरा, देखो। रूट सेल्स आर इन कांटेक्ट विद द वाटर, रूट सेल्स खाली वाटर के कांटेक्ट में है क्या, नहीं, वो साथ में मिनरल्स के भी है इन द सॉइल। सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू दिस, सेल बिकम टर्जिड, टर्जिड वर्ड का मतलब क्या रहेगा मेरे को बताओ। अब सपोज ये सेल है, क्लियर है कि नहीं। अब सेल के अंदर सपोज अगर वाटर आ गया, सेल के अंदर क्या आ गया, वाटर, आउटसाइड से कोई भी चीज़ आ गया अंदर तो उसका साइज इंक्रीज होगा कि नहीं, शेप चेंज होने का चांसेस है कि नहीं। अब ये सब तो वाटर ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, तो वही चीज़ वहाँ पे होने वाला है। सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू दिस, टर्जिड सेल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एडजेसेंट सेल, मतलब अगर एक सेल पे प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर किसको पास आउट करेगा, सेकंड सेल जो उसके बाजू में प्रेजेंट है। अब समझे बाजू वाला सेल है, वो प्रेशर इसको देने लग गया, वो प्रेशर इसको, ऐसा करते करते वाटर आगे जाके क्या हो गया, ट्रैवल हो गया। उसी को हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ रूट। इतना क्लियर है क्या, रूट में एब्जॉर्प्शन होता कैसे, खाली जरा इतना ध्यान देना। अब तुमको बता के देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है वो टाइम पे। फटाफट आंसर दो कि इसमें क्या होने का चांसेस रहेगा। देखो ये वाला पार्ट क्या है मालूम है तुम्हारा, ये तुम्हारा है रूट हेयर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट हेयर्स। अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो। ये वाला पार्ट जो तुम्हारा क्या है वो रूट हेयर्स है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास, वाटर प्रेजेंट है। अब इस वाटर किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ये रूट हेयर। रूट हेयर से जो वाटर आगे जाके ट्रैवल करेगा वो एक सेल के पास जाएगा। ये जो दिख रहा है ना तुमको, जो मैंने ब्रैकेट टाइप बनाया, ये सेल है। इस सेल का नाम क्या है मालूम है, एपीब्लेमा सेल। सेल का नाम क्या है, एपीब्लेमा सेल। अब देखो एकदम स्टोरी अच्छे से याद रखो, तुमको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है, सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, वो वाटर किसके कांटेक्ट में आया, रूट हेयर के कांटेक्ट में आया। जैसे रूट हेयर के कांटेक्ट में आया, वाटर आगे जाने की कोशिश किया, फिर वो किसके पास आया, एपीब्लेमा सेल। ऐसा क्यों हो पाया रहेगा, उसका रीजन ये है, पढ़ो जरा। सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू दिस, टर्जिड सेल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एडजेसेंट सेल, मतलब जैसे ही सेल के ऊपर प्रेशर आया वो आगे पुश अप होने लगे। क्लियर है कि नहीं। अब देखो इसके बाद भी सेल्स प्रेजेंट है, इस सेल्स का नाम है कॉर्टेक्स। इस सेल का नाम क्या है, कॉर्टेक्स। अब देखो जरा ध्यान दो फटाफट, ये वाले सेल का नाम क्या है, कॉर्टेक्स। मतलब ये जो सेल हमारे पास प्रेजेंट है वो कॉर्टेक्स है। फर्स्ट तुम्हारे पास प्रेजेंट क्या था, रूट हेयर। सेकंड तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, एपीब्लेमा। थर्ड तुम्हारे पास प्रेजेंट क्या है, कॉर्टेक्स। अब फोर्थ तुम्हारे पास प्रेजेंट है एंडोडर्मिस। क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस। अब देखो इसका नाम क्या है, फोर्थ वाले का नाम है एंडोडर्मिस। यहाँ तक क्लियर है क्या, क्या क्या चीज़ है, रूट हेयर। रूट हेयर से देखो अब जो वाटर है वाइट में, वाटर यहाँ तक आया, किसके कांटेक्ट में आया अभी, कौन सा सेल, एपीब्लेमा। एपीब्लेमा सेल से फिर किसके पास गया, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से फिर किसके पास आया, वो एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के ये हाफ वाले लेयर से वो आगे पास आउट नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की एक लेयर प्रेजेंट है जिसको सुबिरिन की बनी हुई लेयर है। लेकिन इस सेल का नाम है पैसेज सेल। ये जगह को क्या बोलते हैं हम, पैसेज सेल। तो जो वाटर आया वो कहाँ से क्रॉस करने की कोशिश किया, पैसेज सेल से। स्टोरी को फिर से याद रखो, रूट हेयर से वाटर गया एपीब्लेमा सेल के पास, एपीब्लेमा सेल से किसके पास गया, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से किसके पास गया, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में से पूरा एंडोडर्मिस को क्रॉस कर सकता था क्या, नहीं। फिर वो कहाँ से क्रॉस करने की कोशिश किया, पैसेज सेल। फिर अगर वो पैसेज सेल से बाहर आया तो आया पेरीसाइकल्स, किसके पास आ गया, ऐसे बहुत सारे सेल्स मैं तुमको बताऊंगा, पेरीसाइकल्स। फिर उसके बाद क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। और फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास, जाइलम। फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम। यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, एक और लेयर जो क्या है तुम्हारा, कैम्बियम। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। यहाँ पे क्या है, इसको नाम क्या दिया, इसका नाम है फ्लोएम। और लास्ट वाले का नाम क्या है, जाइलम। क्लियर रहेगा क्या यहाँ तक का टॉपिक। देखो बहुत सिंपल सा स्टोरी है, तुमको इतना डिटेल में 9th में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको मैं और भी तुमको डिटेल में बताता कि एग्जैक्टली क्या है। अब फटाफट बोलो कि सॉइल में क्या प्रेजेंट था, वाटर। वो वाटर गया किसके पास, रूट हेयर। रूट हेयर ने जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब किया, उसने दिया किसको, एपीब्लेमा सेल को दिया। एपीब्लेमा सेल से वो वाटर कहाँ पे चले गया, कॉर्टेक्स। एक और चीज़, ये कॉर्टेक्स भी सेल है, ये कॉर्टेक्स भी क्या है तुम्हारा, सेल है। एक और चीज़ अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो, जब ये वाटर आया
तो ये ऐसे बाहर से जा रहा है, चाहता तो ये वाटर इसके अंदर से भी जा सकता था कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? दोनों जगह से ट्रैवल होता है, आगे के स्टैंडर्ड में तुम स्टडी करोगे। तो दोनों पाथवे से वाटर डायरेक्शन में ट्रैवल किया, फिर आया किसके पास? पैसेज सेल। पैसेज सेल से फिर किसके बाद आया? पेरीसाइकल। किसके पास आया वो? पेरीसाइकल। पेरीसाइकल से वो किसके पास गया? फ्लोएम। फ्लोएम से कैम्बियम। फिर लास्ट में क्या प्रेजेंट है? जाइलम। फिर ये जाइलम से जो वाटर जाइलम को मिला, इस जाइलम ने वाटर किसको दिया? स्टेम को। टॉपिक समझ में आया क्या? डायरेक्टली स्टेम को मिलता नहीं है। तुम ऐसा पढ़ते रहोगे कि रूट ने दिया स्टेम को वाटर, ऐसा है क्या? नहीं है। किसने दिया? जाइलम ने। जाइलम ने दिया स्टेम को। अब ये स्टेम किसको देगा मालूम है? लीफ को। क्लियर है कि नहीं? और ये लीफ क्या करेगा मालूम है? सब जो ये लीफ है, अच्छे से फोकस करो। सपोज ये लीफ है, लीफ के पास क्या प्रेजेंट था? स्टोमेटा प्रेजेंट था। बोर्ड पे फोकस करो। वो लीफ के पास स्टोमेटा प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर से उसको CO2 मिलने का चांसेस है कि नहीं? है ना? तो जैसे एटमॉस्फेयर से उसको CO2 मिल गया, जाइलम ने उसको क्या दे दिया है? वाटर। फिर बाहर से सनलाइट भी तो आ रहा है कि नहीं? तो जैसे इसको सनलाइट मिलेगा तो वो क्या करेगा मालूम है क्या? इसको क्या मिल गया? लाइट। तो ये अपना ग्लूकोज ऐसे फूड बना लेगा, साथ में वाटर भी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? वाटर। तो जो वो वाटर निकला ना यहाँ पे, वही मैंने तुमको बताया था ना, लीफ वाटर को लॉस करता है ना। लिया कौन सा वाटर था? लिक्विड के फॉर्म में। जब रिमूव किया तो कौन से वाटर के फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में। और साथ में रिलीज करेगा O2। O2 मतलब क्या मालूम है? ऑक्सीजन। या ऐसा ऑक्सीजन है जिसको तुम क्या करते हो? इनहेल करते हो। इतना टॉपिक क्लियर है क्या? डायग्राम क्लियर रहेगा। एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ रूट, ऐसी होगा कुछ। पहले क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के पास क्या प्रेजेंट है? पैसेज सेल। पैसेज सेल के बाद पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के बाद फ्लोएम। फ्लोएम के बाद कैम्बियम, जाइलम। जाइलम के बाद स्टेम। स्टेम के बाद लीफ। फिर लीफ से क्या हुआ? लीफ के पास क्या आ गया? वाटर। एटमॉस्फेयर से क्या लिया था? CO2। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फूड बन गया क्या? ग्लूकोज। क्या रिलीज हुआ? वाटर। और साथ में क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन। इतना क्लियर है क्या? एज ए रिजल्ट कंटिन्यूस मूवमेंट वाटर कॉलम इज फॉर्म्ड। कंटिन्यूस मूवमेंट वर्ड का मतलब क्या मालूम है क्या? अगर ये ऐसी कंटिन्यूस मूवमेंट होते रहेगा तब जाके एक वाटर का कॉलम फॉर्म्ड होगा। वाटर कॉलम किधर फॉर्म्ड होगा मालूम है? इस जाइलम के अंदर। तुमको चाहिए तो मैं वाटर कॉलम भी दिखा देता, जो तुम्हारे बुक में वर्ड दिया है। तुमको वो जो पूछ रहे वो क्या है? वाटर कॉलम। अब मैं कहता हूँ वाटर कॉलम बनेगा कैसा एग्जैक्टली? देखो बहुत ईजी नहीं है, हार्ड है टॉपिक, जरा समझो। कोई तुमको बोल रहा है कि वाटर इतना इजीली नहीं जा सकता है। देखो वाटर ज़मीन से रूट के पास आया तो बहुत इजी था, लेकिन अब उसको अपवर्ड डायरेक्शन में जाने का है। इधर क्या मोटर लगा हुआ है क्या? नहीं। तो वाटर आया कहाँ से? सपोज यहाँ से वाटर आया, तो वाटर सबसे पहले किसके पास आएगा मालूम है? देखो लेयर के फॉर्म में आएगा, ऐसा आएगा। और ये वाला लेयर दिख रहा है क्या? कॉर्नर वाला, इसके ऐसे जॉइनिंग में आगे जाना चालू करेगा। जब ये ऐसा करेगा तो यहाँ पे दो फोर्सेस यूज होते हैं, कोहेसिव फोर्स और साथ में एक एडेसिव फोर्स का नाम है। दो फोर्सेस का नाम क्या है? कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। ये फोर्सेस के थ्रू में ये इसके वॉल पे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर ये वॉल से क्या करेगा? ऐसा करते करते एक कॉलम बना देगा। क्लियर है क्या? कॉलम तुमको समझ में आया क्या? वाटर कुछ ऐसे कॉलम के फॉर्म में आगे जा रहा है। डायरेक्टली वाटर ऐसा जा सकता है कि ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में? नहीं जा सकता। इतना क्लियर रहेगा क्या? इतना स्टेटमेंट क्लियर है। ये 9th का की पॉइंट्स है, उतना तुमको याद रखना है। ठीक है, अब देखो एक वर्ड लिख के दिया, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल वर्ड का मतलब क्या रहेगा? मेरे को पता पुल वर्ड का मतलब क्या है? खींचना। क्लियर है कि नहीं? मैंने तुमको बताया वो खींच इसलिए पा रहा है, नहीं, वाटर नीचे से एब्जॉर्ब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ऊपर से कोई तो उसको क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। अब इस डायग्राम को अच्छे से फोकस करो। ये जो ब्लू कलर में वो क्या है? वाटर। ये क्या है? रूट है। अगर कोई चीज इसको एब्जॉर्ब करेगा तो वो कौन रहेगा? रूट हेयर्स। ये क्या है उसके? ये है रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स ने किसको एब्जॉर्ब किया? वाटर। दिया किसको रहेगा? रूट हेयर के बाद किसके पास जाएगा वो? जाइलम। अब जाइलम सपोज प्लांट के अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट है, ये क्या है तुम्हारा? जाइलम। और जाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऐसे कॉलम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कॉलम्स। इस कॉलम्स के थ्रू में वाटर किसके पास चले गया? लीफ। फिर लीफ से कहाँ चले गया? एटमॉस्फेयर। अब जैसे ही बाहर चले गया तो लीफ से वाटर क्या हो गया? लॉस हुआ, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्लियर रहेगा क्या? पुल क्या है? तुम्हारे पास रूट प्रेजेंट होता है, रूट हेयर्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके बाद जाइलम को देते हैं, जाइलम किसको देता है? लीफ को। और लीफ से स्टोमेटा के थ्रू में वाटर क्या हो जाता है? लॉस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वेपर्स। अब देखो अच्छे से डायग्राम को फोकस करो। अगर मैं लीफ तुमको बताऊँ, सपोज ये लीफ है और इसको लीफ को तुमको कट करके दिखाई जाए कि एग्जैक्टली लीफ के अंदर प्रेजेंट क्या है, तो तुमको बाहर से कटिंग करने के बाद एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। इसको हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। क्या नाम दोगे? अपर एपिडर्मिस। सबसे पहले अच्छे से याद रखो, नाम क्या है? अपर एपिडर्मिस। अगर वो अपर एपिडर्मिस है तो नीचे वाला क्या रहेगा? लोअर एपिडर्मिस। इसको नाम क्या दोगे? लोअर एपिडर्मिस। दो चीज तुमको क्लियर हो रहा है क्या? देखो चैप्टर बहुत हार्ड नहीं, अच्छे से फोकस करोगे तो समझेगा। एक लीफ का हमने डाइसेक्शन किया,
तो हमको क्या देखने के लिए मिला, जैसे हमने लीफ को कट किया तो हमको सबसे पहले एक ऊपर लेयर देखने के लिए मिल रहा है, उसका नाम क्या है, अपर एपिडर्मिस। सेम वही लेयर नीचे प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, लोअर एपिडर्मिस। समझो तुमने ऐसा लीफ देखा, लीफ का एक पार्ट एकदम प्लेन होता है, देखा है क्या अच्छे से, जो प्लेन पार्ट होता है उस पर स्टोमेटा कम प्रेजेंट रहते हैं, जो प्लेन पार्ट है उस पर स्टोमेटा क्या है, कम। जैसे उस लीफ को तुम उल्टा करोगे तो पीछे रफ पार्ट प्रेजेंट रहता है, तो उसमें मैक्सिमम स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर रहेगा क्या, इसी के वास्ते वो क्या है, रफ है। अच्छे से टॉपिक पे ध्यान दो, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। फिर लोअर एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा से देखो, स्टोमेटा अगर प्रेजेंट है, ऐसा मैंने लिख के पूछा भी तुमको, कौन सा सेल, सपोज मैं ऐसा बोलूँ, तुमने अभी तक इतना जान लिया कि इसको स्टोमेटा बोलते हैं। एक्जैक्टली ये स्टोमेटा नहीं है, स्टोमेटा का डायग्राम और भी है, स्टोमेटा बहुत बड़ा होता है। क्लियर है कि नहीं, आगे स्टैंडर्ड में जाके तुम स्टडी करो, तुमको समझ में आएगा। उसके बाहर और भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट है। इस सेल्स का नाम है गार्ड सेल्स। सेल्स का नाम क्या है, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं मालूम है क्या, ऐसा ओपन होंगे क्लोज होंगे, ओपन होंगे क्लोज होंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये दोनों भी होता है। तो सपोज यहीं से क्या होने वाला है, एक्सचेंज, यहाँ से प्लांट से बाहर क्या आएगा, O2, यहाँ से प्लांट से बाहर क्या आएगा, H2O, और यहाँ से अंदर क्या जाएगा, CO2, यहाँ से अंदर क्या जाएगा, CO2। CO2 अंदर जाता है, O2 बाहर आता है, और यहाँ पे H2O भी, लेकिन कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इतना क्लियर है क्या। अब अच्छे से इसको फोकस करो, जरा ध्यान दो। मेरे इधर जो बना है वो क्या है, वाटर। ये जब वाटर ऊपर गया डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली किसको मिल गया मालूम है, लीफ को मिल गया। अब लीफ क्या करेगा, इस वाटर को यूज करेगा, क्लियर है कि नहीं, वाटर को यूज करेगा, फूड बनाएगा, ग्लूकोज, और लास्ट में यही वाटर को क्या कर देगा, वो लॉस कर देगा। लेकिन कौन से फॉर्म में लॉस करेगा, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। कोई तुमको पूछेगा जो स्टोमेटा है उसके पास कौन से सेल्स प्रेजेंट है, तेरा नाम क्या लिखोगे, GUARD, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इधर ये वर्ड लिख के दिया, इसको कौन सा एपिडर्मिस नाम दोगे, लोअर एपिडर्मिस। अपर वाले को क्या बोलोगे, अपर एपिडर्मिस। इतना क्लियर है, अपर वाला अपर, नीचे वाला क्या रहेगा, बिना देखे खाली मेरे को बोल के बताओ। अपर एपिडर्मिस, नीचे क्या प्रेजेंट है, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के पास क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के पास सेल्स कौन से प्रेजेंट है, गार्ड सेल। ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए स्टोमेटा को हेल्प करते हैं। उस गार्ड सेल से क्या क्या चीज लॉस होने वाला है, उसके बीच में देखो, ध्यान दो, गार्ड सेल्स ये दोनों है यहाँ क्या, उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। इसका नाम क्या रहेगा, स्टोमेटल पोर। इस स्टोमेटल पोर से प्लांट के अंदर से O2 बाहर आ गया, H2O बाहर आ गया, और साथ में अंदर क्या चले गया, CO2। इतना क्लियर रहेगा क्या, पक्का। और कोई क्वेश्चन तुमको दिख रहा है क्या, कोई तुम मेरे से ये नहीं पूछ रहे कि लीफ के पास सेल्स जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, लीफ के पास जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसका नाम क्या रहेगा, मीजोफिल सेल्स। सेल्स का नाम क्या है, मीजोफिल सेल्स। एक और सेल्स प्रेजेंट है जिसका नाम है बंडल शीट सेल। सेकंड सेल का नाम क्या है, बंडल शीट सेल्स। इतना क्लियर है क्या, इतना ही टॉपिक तुमको 9th में है, ठीक है। अब जरा फटाफट बोलो, तुमको भी आंसर देने आना चाहिए, तुमको बेसिक टॉपिक बता दिया। प्लांट गिव्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तुमको इतना क्लियर हो ना, प्लांट अगर वाटर रिलीज कर रहा है तो कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। थ्रू व्हाट, थ्रू स्टोमेटा। किससे लूज कर रहा है वो, स्टोमेटा। इतना क्लियर है ना, आंसर देने आ रहा है। वापस से अच्छे से ध्यान दो। टू सेल्स कॉल्ड डैश सेल ऑफ स्टोमेटा। कौन सा सेल है ये, गार्ड सेल। नीचे का जरा आंसर दो। डैश सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इतना समझ में आ रहा है ना, कौन से सेल्स हो गया। नीचे वाला पढ़ो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट। देखो वाटर बहुत इजी था, कोई तुमको पूछेगा वाटर कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, अभी तुम लोग बोल सकते हैं रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर किसको देता है, एपिब्लेमा सेल। एपिब्लेमा सेल किसको देते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किसको देगा, एंडोडर्मिस में पैसेज सेल प्रेजेंट है। पैसेज सेल से किसके पास जाएगा, पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। ऐसा वाटर चले गया। जाइलम से किसके पास गया, स्टेम। स्टेम से लीफ। लीफ से क्या हो गया, लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इतना तुमको लिखने आ जाएगा। कोई तुमको पूछा फूड कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट के अंदर, तो क्या रीजन दोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी ध्यान दो, बोर्ड पे फोकस करो। पहला लीफ ने जो फूड बनाया उसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज। लीफ ने जो फूड बनाया वो क्या है तुम्हारा, ग्लूकोज। अब ऐसा ध्यान दो, सपोज जब ग्लूकोज बना लीफ में, तो वो लीफ दो चीज़ सोचेगा। बोले ये तो एक इसकी पाइप मालूम है, फ्लोएम। फ्लोएम मतलब क्या मालूम है, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड का। क्लियर रहेगा क्या, फ्लोएम वाली जो ट्यूब है किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगी, फूड का। जो जाइलम है किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वाटर का। देखो लीफ के अंदर जो फूड बना वो क्या है, ग्लूकोज। साथ में अब ये जो ग्लूकोज है जब ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए कोशिश करेगा तो ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा। वाटर कौन से डायरेक्शन में जा रहा था, वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है तो कौन सा डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर है कि नहीं। और लीफ से अगर फूड नीचे जाएगा तो कौन सा डायरेक्शन है, डाउनवर्ड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो जरा ध्यान दो, दो चीजें। अगर मैंने ऐसा लिख दिया डाउनवर्ड्स, तो मैं कहता डाउनवर्ड्स और साथ में मैं उसके लिख रहा हूँ कि और भी डायरेक्शन में जाने का चांसेस है। बोलो क्यों। अगर मैं यहाँ पे ऐसा प्लांट बनाऊँ और इस प्लांट में सपोज यहाँ पे लीफ प्रेजेंट है,
और ये लीफ के ऊपर भी एक लीफ प्रेजेंट है, क्लियर है कि नहीं, टॉपिक समझ में आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो लीफ है ये यंग लीफ है, ऊपर वाला कौन सा लीफ हो सकता है, ओल्ड लीफ, ऐसा यंग लीफ ओल्ड लीफ होते रहता है, तुमको मालूम है प्लांट के अंदर। अरे लीफ एक टाइम पीरियड के बाद नीचे गिरता है, मालूम है, फॉल डाउन होता है। अब उसका रीज़न क्या है, सपोज अगर ये फूड ऊपर भी जाने के चांसेस है और यही फूड नीचे आने के भी चांसेस है। तो जब फूड बना तब क्या था, ग्लूकोज, जब आगे जाके ट्रांसपोर्ट हुआ तो क्या था मालूम है, सक्रोज। तुमको समझ में आया क्या, जब ट्रांसपोर्ट हुआ था क्या था वो, सक्रोज। अब देखो क्या हुआ, समझे फ्लोएम का ट्यूब है, ये किसका ट्यूब है, फ्लोएम का। अब सपोज बाहर से क्या आ गया, ग्लूकोज, लेकिन जब अंदर गया तो कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया, सक्रोज। तो यहाँ पे सक्रोज के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता गया, इसको बोलते हैं स्यू प्लेट्स। ये कौन से प्लेट्स है, स्यू प्लेट्स। तो अच्छे से खाली याद रखो, ये साइड्स में क्या प्रेजेंट थे मालूम है क्या, फ्लोएम के पहले रूट हेयर था, याद है क्या, रूट हेयर कॉटे, ऐसा करते करते हम फ्लोएम के पास आए थे। फ्लोएम के बाद क्या प्रेजेंट था, जाइलम, कैम्बियम के बाद जाइलम प्रेजेंट था ना। अब अगर सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल ले कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जाइलम। मेरे को बताओ, जब तुम खाना खाते हो तो क्या उसके बाद पानी पीते हो क्या, हाँ, तुम खाना खाने में पानी पीते ना। प्लांट में भी कंडीशन है, प्लांट ने बनाया था जब वो ग्लूकोज था, जब ट्रांसपोर्ट किया तो क्या था, सक्रोज। जैसे ही सक्रोज इसके अंदर आ गया तो यहाँ से वाटर क्या हो गया, अंदर चले गया, फिर इस वाटर के प्रेशर से वो फूड क्या हो गया, नीचे आया, फिर और भी नीचे आया। ऐसा करते करते डायरेक्शन में किसके पास चले गया, रूट के पास गया। किसके पास गया, रूट के पास। टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लीफ ने फूड बनाया, उसका नाम क्या था, ग्लूकोज। जब वो ट्रांसपोर्ट हुआ तो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट था, सुक्रोज। सुक्रोज जैसे ही फ्लोएम के ट्यूब में आया उसके कांटेक्ट में क्या आ गया, वाटर। वाटर के आने से वास्ते वो कहाँ पे चले गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर जब वो डाउनवर्ड में आया तो आया किसके पास, रूट। जब वो रूट के पास आया ना तो क्या बन गया था मालूम है, स्टार्च। रूट के पास आया तो क्या बन गया, स्टार्च। रूट के पास आया, जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो क्या था, सुक्रोज। जो बना था वो क्या था, ग्लूकोज। मतलब लीफ ने जो फूड बनाया ग्लूकोज, जब उसको ट्रांसपोर्ट किया तो सक्रोज, जब वो स्टोर हो गया तो क्या था, स्टार्च। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर रहेगा क्या। इसी को हम क्या बोलेंगे, देखो दिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन द प्लांट। मिनरल्स किसके फॉर्म में जाएंगे मालूम है, मिनरल्स भी जाइलम से ही ट्रैवल करेंगे, लेकिन जो फूड रहेगा वो हमेशा कहाँ से ट्रैवल करेगा, फ्लोएम से। इतना क्लियर है क्या, याद रहेगा इतना टॉपिक, ठीक है। अब फटाफट आंसर दो, जो चीज़ मैं बोर्ड पे लिखा हो अच्छे से फोकस करो, आंसर दो तुम्हारे लिए। मेनी हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंस लाइक, मेनी हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंस लाइक अमोनिया, क्या रहेगा, अमोनिया। सेकंड दिया यूरिक एसिड, सेकंड क्या प्रेजेंट है, यूरिक एसिड। और साथ में क्या रहेगा, यूरिया। देखो तुम्हारे पास जैसे 3 वेस्ट प्रेजेंट है, वापस से रीड करो क्या दिया, एक्सक्रीशन में मेनी हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंस लाइक अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। देखो 9th में इतना डिटेल में नहीं है, तो खाली इतना याद रखो कि यूरिया अगर बनाना है, सपोज मेरे बॉडी में यूरिया का अगर फॉर्मेशन करना है यूरिन के लिए, तो मेरे को वाटर, देखो लीवर में जो हुआ रहेगा, तो वाटर हम लोग कितना एक्चुअली ड्रिंक कर सकते हैं, 50 to 100 ml इतना रिक्वायर्ड होता है। जब तुम अगर यूरिक एसिड की बात करोगे तो उसके लिए कितना है मालूम है, 1 ml या तो फिर 2 ml, या तो उससे ज़्यादा लगेगा नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट में भी फॉर्म कर सकते हैं अपना वेस्ट प्रोडक्ट। अमोनिया के लिए तुमको 500 ml लगेगा, कितना लगेगा, 500 ml। अब ये एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनको इतना वाटर मिलता कहाँ से। अमोनिया जिसका वेस्ट है वो पानी में ही रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिश, क्लियर रहेगा कि नहीं। यूरिक एसिड जिसका वेस्ट है वो है बर्ड्स, देखा रहेगा तुमने, बर्ड्स का जो वेस्ट है वो पेस्ट के फॉर्म में होता है, देखा है कभी भी। तो जो बर्ड का वेस्ट है वो पेस्ट के फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि उसमें मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट नहीं है। कितने वाटर प्रेजेंट है, 1 ml या तो 2 ml प्रेजेंट होने के चांसेस, या तो कभी कभी नेग्लिजिबल भी लिख के दिया। लेकिन यूरिया के लिए 50 to 100 ml। ये जो यूरिया है वो किसके वेस्ट है बॉडी के, ह्यूमन बॉडी का। यूरिक एसिड बर्ड्स के लिए, अमोनिया किसके लिए याद रखोगे, फिश के लिए। इतना क्लियर रहेगा क्या, ये पहला वाला पॉइंट तुम क्लियर हो गया। सेकंड रीड करो, इफ द सब्सटेंस retain in the body for long time it can lead serious harm and even cause death, और even cause death। अगर यही वेस्ट तुम्हारे बॉडी में कुछ टाइम पीरियड के लिए रह गया तो कुछ टाइम पीरियड के बाद आगे जाने के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सक्रीशन। क्लियर रहेगा क्या, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोसेस, मेरे को बताओ जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किसके थ्रू में प्रोसेस कर लेते हैं, सेल। और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है मालूम है, डिफ्यूजन। सेल का नाम, उसका प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन। तो क्या एक्सक्रीशन तुमको तीनों में पढ़ना है, वो तुमको एनिमल्स में पढ़ाएंगे, वो तुमको प्लांट्स में पढ़ाएंगे, वो तुमको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ाएंगे। अब अगर मल्टी सेलुलर एग्जाम प्रोसेस लोगे तो उसके थ्रू में क्या होता है, यूनिसेलुलर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये जो प्रोसेस है वो किसके लिए, यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में प्रोसेस क्या होता है, एक्सक्रीशन। ऐसा याद रखना, मल्टी सेलुलर के लिए क्या है, एक्सक्रीशन, और साथ में यूनिसेलुलर के लिए क्या रहेगा, डिफ्यूजन। अब देखो याद रखो, मैंने यहाँ पे सेल वर्ड क्यों लिख दिया। सपोज कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सिर्फ बना किससे है, सेल से। उसके पास सेल कितना है, एक सिंगल सेल। तो सपोज ये वो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सेल प्रेजेंट है, बाहर से वाटर आया, वाटर इसके कांटेक्ट में आया,
तो वाटर में जो भी समझो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट थे, इसने उसको ईट कर लिया और वही वाटर इसके बॉडी से क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब वो बाहर गया रहेगा तो सेल के थ्रू में ही इसका क्या हो गया, एक्सक्रीशन होने का चांसेस है। वही सेल टू सेल अगर हो जाएगा तो वो किस में रहेगा, यूनिसेलुलर, जो प्रोसेस क्या था तुम्हारा, डिफ्यूजन, और मल्टी सेलुलर में क्या करना है हमको, एक्सक्रीशन को स्टडी करना है। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या? रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, तुमको याद रखना है। नाइट्रोजिनस वेस्ट कोई तुमको पूछेगा 3 नाम तो क्या बोलोगे? नाइट्रोजिनस वेस्ट के 3 नाम क्या है? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। इतना क्लियर रहेगा? अब पढ़ो। देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के लिए कोई ऑर्गन ही प्रेजेंट नहीं है। तुम बोलोगे मेरा एक्सक्रीशन, जब मेरे बॉडी में एक्सक्रीशन हुआ, किससे हो गया मेरे बॉडी का एक्सक्रीशन? मेरे बॉडी में किडनी प्रेजेंट है, आगे फ्रंट साइड में प्रेजेंट है ना, मेरे पास कितने किडनी प्रेजेंट है? 2 किडनी, तो दोनों भी कहाँ पे प्रेजेंट है? बैक साइड प्रेजेंट है। इसके लिए तुम्हारे बुक में लिख के दिया रहता है पोस्टीरियर। कहाँ पे प्रेजेंट होती है किडनी? पोस्टीरियर। मेरे पास किडनी कितनी प्रेजेंट है? 2। किडनी के सेल का नाम क्या होता है? किडनी के सेल का नाम क्या है? नेफ्रॉन। एक किडनी में कितना नेफ्रॉन? 1 मिलियन। तो मेरे पास किडनी कितने हैं? 2। कितना नेफ्रॉन? 2 मिलियन। ठीक है, अब प्रोसेस पर ध्यान दो। देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट। अगर प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन ही नहीं है तो करता कैसे एक्सक्रीशन? बहुत डेंजरस प्रोसेस है, पढ़ेंगे तुम लोग। डैश सब्सटेंस इज गिवन आउट बाय डैश प्रोसेस। हाँ, क्या सब्सटेंस है जो रिमूव हो जाएगा? कौन सा सब्सटेंस? नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंस इज गिवन आउट बाय व्हाट? समझो मेरे बॉडी में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। अब उसको मेरे बॉडी से रिमूव करना है। वो ऑर्गन जो इसको रिमूव करके दे रहा है उसका नाम क्या रहेगा? किडनी है ना, जो निकाल के दे रहा है। और एक नीचे का पढ़ो। मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट इज स्टोर्ड इन व्हाट? वैक्यूल्स। किस में स्टोर्ड होंगे? वैक्यूल्स। देखो तुमको प्लांट के बारे में बहुत सारा नॉलेज ही नहीं है। 8th स्टैंडर्ड में तुमको प्लांट सेल था, याद है? हाँ, लेकिन तुमको अभी फिलहाल में कुछ भी याद नहीं है। तो एक बार बता दो जरा, ध्यान दो। सपोज ये प्लांट सेल है, ये क्या है? प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के सेल वॉल है, इसको क्या बोलते हैं हम? प्लांट सेल के पास क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। प्लांट सेल के पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियस। इसके पास ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके पास ऐसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अभी कुछ याद मत रखो, खाली मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। लाइसोसोम्स, और एक ऐसा बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा? वैक्यूल्स। इस वैक्यूल के अंदर स्टोरेज भी होगा और साथ में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी आता है यहाँ पे। क्लियर रहेगा क्या? अगर जहाँ पे वेस्ट मटेरियल जाएगा वही ऑर्गन किस चीज़ के लिए रिलेट करेंगे? एक्सक्रीशन होगा ना। यहाँ पे क्या लिखे दिए? पहला पॉइंट पढ़ो ना जरा तुम लोग, इतना नींद में क्यों है? एक्सक्रीशन प्लांट में क्या लिखे दिए? देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट। अगर उनके पास कोई ऐसा सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं है तो वो करता कौन है? वैक्यूल्स। करते कौन है? वैक्यूल्स। तो उधर क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट इज स्टोर्ड इन द डैश ऑर्गेनेली। वैक्यूल्स के अंदर क्या हो जाते हैं? वो स्टोर हो जाएंगे। ऑफ विच सेल? लीफ के सेल्स के अंदर। क्लियर है कि नहीं? वो लीफ का सेल्स क्यों लिख रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि लीफ ही तो फूड बना रहा है ना। क्लियर है कि नहीं? लीफ में फूड बनता है कि नहीं? फूड बना क्या था? वो ग्लूकोज। गया क्या था? सुक्रोज। और जाके स्टोर क्या हुआ था? स्टार्च। उतना क्लियर है? उधर देखो कुछ की पॉइंट्स लिखा है। सबसे पहले वाले पॉइंट को पढ़ो जरा, क्या दिया है? डिफ्यूजन। मेरे को बताओ डिफ्यूजन वर्ड का मतलब ही क्या है? डैश सब्सटेंस, नाइट्रोजन सब्सटेंस इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी बाय डैश प्रोसेस। डिफ्यूजन लिख दो। डिफ्यूजन वर्ड का मतलब ही क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चीज़ ट्रैवल करनी चाहिए। क्लियर रहेगा क्या? हाई मतलब समझा क्या है? अब अगर सपोज मैंने ऐसा एग्जांपल यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, यहाँ पे वाटर कितना प्रेजेंट है? ज़्यादा प्रेजेंट है। यहाँ पे वाटर क्या प्रेजेंट है? कम प्रेजेंट है। तो वाटर यहाँ से किसके पास जाएगा? जहाँ पे कम है। तो डिफ्यूजन वर्ड का मतलब ये है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चीज़ क्या करेगी? ट्रैवल। आगे पढ़ो क्या लिख के दिए? गैसेस सब्सटेंस। गैसेस सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट के अंदर जो गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, CO2 गैस है। वाटर जो निकला वेपर के फॉर्म में वो भी गैस था। जो ऑक्सीजन प्लांट हमको देता है वो भी क्या है? गैस है। आफ्टर सम टाइम पार्ट्स ऑफ द लीफ फॉल्स ऑफ, मतलब अगर तुमने देखा रहेगा कुछ टाइम पीरियड के बाद जो लीफ है वो क्या हो जाती है? फॉल डाउन हो जाती है। उसका रीज़न क्या रहेगा? लीफ का एक एज हो जाता है, मालूम है कि नहीं? एक एज के बाद उसका मैच्योरिटी अगर खत्म हो जाएगा, सेल डिफरेंशिएशन अगर स्टॉप हो जाएगा तो कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाएगी? फॉल डाउन हो जाएगी। लास्ट क्या लिखा है? सम वेस्ट मटेरियल इन द प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल गम एंड रेसिन। तुमको मालूम है ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिनका वेस्ट मटेरियल क्या है मालूम है? गम है, रेसिन से, नेचुरल रबर से। क्लियर है कि नहीं? ऐसा बोला गया है कि सब वेस्ट एकदम ऐसा वेस्ट के फॉर्म में होते हैं, लेकिन प्लांट के वेस्ट ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल है। क्लियर है कि नहीं? बॉडी मतलब ह्यूमन बींग यूज़ करता है ना उसको। ह्यूमन बॉडी गम को यूज़ करता है। क्लियर है कि नहीं? ह्यूमन बींग साथ में रेसिन को यूज़ करेगा, नेचुरल रबर्स को भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो प्लांट का क्या है?
अरे वो प्लांट का वेस्ट है ना, प्लांट उसको अपने पास रखना ही नहीं चाहता, प्लांट उसको वेस्ट के फॉर्म में क्या करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है। हम भी तो वही पढ़े पीछे, हमने पढ़ा ना, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, ये सब क्या थे, हमारे बॉडी के वेस्ट थे। अगर ये हमारे बॉडी में कुछ टाइम पीरियड के बाद रहने रख जाए तो हमको क्या होगा मालूम है, हमारा डेथ होने का चांसेस रहेगा। लेकिन प्लांट गम के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, नेचुरल रबर के फॉर्म में रिलीज करते हैं, साथ में रेसिन्स के। वो जब रिलीज किए तो उनके लिए वो क्या था, वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन हमारे लिए क्या था, यूजफुल प्रोडक्ट। इतना क्लियर रहेगा। कौन से ऑर्गेनेली में होता है ये सब एक्सक्रीशन, तो कोई पूछा तो क्या बोलोगे, वैक्यूल्स। इन सम प्लांट वेस्ट मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट मतलब मालूम है, स्पाइंस वगैरह देखा, कांटा देखा है तुमने, ठीक है। अब ये पढ़ो, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। मेरे को बताओ तुम्हारे पास किडनी कितनी प्रेजेंट है, 2। अब एक स्टोरी याद रखो, लीवर में किसका फॉर्मेशन हो चुका था, यूरिया। अब ऐसा ध्यान दो, सपोज ये आर्टरीज है, ये क्या है, आर्टरीज। अब आर्टरीज के पास क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ब्लड। अब ये जो ब्लड प्रेजेंट है इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, यूरिया। हमको इस ब्लड में से क्या रिमूव करना है, यूरिया को रिमूव करना है। और जब जाते टाइम पे वीन्स के थ्रू में जो ब्लड जाएगा वो क्या होना चाहिए, यूरिया फ्री, मतलब क्या होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए, उसमें ऐसा कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होने चाहिए। हमको ये स्टडी करना है। आया जिससे वो क्या था, आर्टरीज, गया जिससे वो क्या रहेगा, वीन्स। इतना क्लियर है ना तुमको टॉपिक। अब बोर्ड पर अच्छे से किडनी के डायग्राम को फोकस करो। जो तुमको रेड कलर में दिख रहा है यहाँ पे एक पाइप, ये जो पाइप है वो कौन से कलर में दिख रहा है तुमको, मेरे को बताओ रेड में से क्या आने का चांसेस है। अब जरा ध्यान दो, रेड में से क्या है, सपोज ये ब्लड आया, ये क्या आया, ब्लड। ये आर्टरीज के थ्रू में ब्लड आया तो, लेकिन दोनों जगह क्या रहेगा, दोनों किडनी में जाने के चांसेस रहेंगे। अब जो ब्लड आया ना, ब्लड दिया किसने रहेगा, आर्टरीज को ब्लड किसने दिया, हार्ट ने दिया। हार्ट ने जब एक बार पंप किया ना तो पूरा ब्लड अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यू के पास जाने के लिए चालू हो गया। तो जैसे ही गया वैसा किडनी के पास भी आया रहेगा ब्लड। तो किडनी के पास 1/4 ब्लड आते। अब जैसे ही वो ब्लड आए इसके पास तो आया आर्टरीज के थ्रू में, ये किडनी में भी चले गए और ये किडनी में भी चले गए। इससे हमको एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि हमारे पास किडनी कितने प्रेजेंट है, किडनी पेयर्स में प्रेजेंट है, पेयर्स ऑफ यूरेटर प्रेजेंट है। जब एक टाइम पीरियड के बाद इस किडनी के अंदर समझो ब्लड का फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो वो किसके फॉर्म में बाहर जाएंगे, ये क्या है तुम्हारा, यूरेटर। ये क्या है तुम्हारा, यूरेटर। अब जब देखो अच्छे से, अब ये डायग्राम में तुमको इतना कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, तुमको याद रखना है कि ब्लड आया उसको क्या बोलोगे, आर्टरीज। क्या बोलोगे, आर्टरीज। वो ब्लड गया दोनों किडनी के पास, दोनों किडनी ने उसको फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ प्रॉपरली कर दिया। अब वो दोनों किडनी क्या कर रही है, उस यूरिन को आगे रिमूव कर रही है। तो जो यूरिन गया आगे किसके पास गया, यूरेटर। तो यूरेटर मेरे पास कितने प्रेजेंट है, 2, क्योंकि किडनी कितनी थी, 2। तो ये दोनों भी यूरेटर। तो यहाँ पे राइट है क्या सेंटेंस, पेयर्स ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड क्या लिख के दिए, यूरिनरी ब्लैडर। फिर अब वो क्या हो गया, जो भी यूरिन है वो किधर आ गए, यूरिनरी ब्लैडर। किसके पास आ गए, यूरिनरी ब्लैडर। अब अच्छे से ध्यान दो, जरा बोर्ड पे फोकस करो किडनी को याद रखने के लिए। किडनी कितना प्रेजेंट है बोलोगे, क्या बोलोगे, पेयर्स ऑफ किडनी। किडनी के पास जैसे ही ब्लड आया, हमने किडनी के अंदर ब्लड को फिल्ट्रेशन किया। वो फिल्ट्रेशन कोई कॉमन फिल्ट्रेशन नहीं है, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। कैसा फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, यूरिन बन गया। अब वो यूरिन आगे जाने के लिए कोशिश किया तो कहाँ से जाएगा वो, यूरेटर। अगर किडनी 2 है तो उसमें से जो ट्यूब निकली है वो भी क्या रहेगी, 2 रहेगी, जिसको हमने क्या नाम दिया, यूरेटर। अब यूरेटर से वो किसके पास गए, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर में जाके यूरिन स्टोर हो गया। क्लियर है कि नहीं। जब यूरिन स्टोर हो गया तो रेगुलर टाइम इंटरवल के हिसाब से, ये क्या जो भी डायरेक्टली यूरिन है डायरेक्टली बॉडी से बाहर निकलता है क्या, नहीं, रेगुलर टाइम इंटरवल के हिसाब से वो क्या होगा, लास्ट में तुम्हारे पास प्रेजेंट है यूरेथ्रा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यूरेथ्रा। अब अच्छे से देखो, बैक स्टोरी जरा ध्यान दो, नीचे से याद रखो, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से यूरिन क्या होगा, रिमूव होने का चांसेस रहेगा। देखो यूरेथ्रा के बाद भी आगे प्रेजेंट होता है। अगर फीमेल में देखोगे तो वेजाइना प्रेजेंट है, मेल में देखोगे तो क्या प्रेजेंट है, पेनिस प्रेजेंट है। तो मेल में पेनिस के थ्रू में क्या हो जाएगा, यूरिन बाहर चले जाएगा और वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वेजाइना। तो यूरेथ्रा अगर अपन पीछे से बात करें तो फीमेल में जो यूरेथ्रा है वो शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू मेल। क्लियर रहेगा कि नहीं। मेल में क्या यूरेथ्रा लॉन्ग होते हैं। तो ऐसा याद रखना, यूरेथ्रा। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर दोनों के पास प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या है, यूरिन का स्टोरेज करके रखना। क्लियर है कि नहीं। स्टोरेज करके रखेगा, रेगुलर टाइम इंटरवल के हिसाब से उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा बॉडी से। आगे क्या दिया है, यूरेटर क्या करके आया, जो भी यूरिन फिल्टर हुआ किडनी के पास वो यूरेटर लेके किसको देता है, यूरिनरी ब्लैडर को। किडनी तुम्हारे पास कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। आर्टरीज का मेन काम क्या है, वो ब्लड लेके आई थी। तो कभी अगर कोई तुमको पूछेगा कि जो यूरिया निकाला गया है वो कहाँ से निकाला गया, तो डायरेक्टली बोलोगे कि ब्लड में से यूरिया को हमने निकाला। वो ब्लड दिया किसने किडनी को, तो हार्ट ने दिया, थ्रू आर्टरीज के थ्रू में उसके पास गया था। तो जब यहाँ से फिल्ट्रेशन वगैरह सब हो गया ना यहाँ पे, अब ये ब्लड जब रिटर्न गया तो जाएगा किसके फॉर्म में मालूम है, जाता वीन से। क्लियर है कि नहीं। आया कहाँ से था, आर्टरीज। आया आर्टरीज से, गया किससे, वीन से। क्योंकि हार्ट ने बोला मैंने ब्लड दिया है तो मेरे को ब्लड रिटर्न चाहिए, तुम उसमें से खाली क्या रिमूव करोगे, यूरिया।
ऐसा जब उसने बोला कि यूरिया रिमूव करो, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे कुछ कंटेंट भी क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, वैसा तुमको याद रखना है। अभी 9th में इतना कुछ प्रेजेंट नहीं है। किडनी तुमको क्लियर है कि कितना किडनी है? 2। अभी फटाफट पढ़ो जरा, कितनी किडनी प्रेजेंट है? पेयर्स ऑफ किडनी, पेयर्स ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। यूरिन इज इन द फॉर्म बाय किडनी बाय सेपरेटिंग द वेस्ट मटेरियल को सेपरेट किया हमने, किसका फॉर्मेशन किया? यूरिन का। इतना क्लियर रहेगा क्या टॉपिक? जरा की पॉइंट्स को स्टडी करो फटाफट। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, अगर कोई तुमको पूछेगा किडनी के सेल का नाम क्या है तो क्या बोलोगे? नेफ्रॉन। किडनी के सेल का नाम क्या है? नेफ्रॉन। एक किडनी में कितना नेफ्रॉन? 1 मिलियन नेफ्रॉन। टोटल कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट रहेंगे? 2 मिलियन। किडनी का शेप क्या है? बीन शेप। ये जो शेप दिख रहा है ना, बीन शेप के जैसा है ना, बीन शेप। आइदर साइड ऑफ वर्टेबल कॉलम कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? वर्टेबल कॉलम जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे। और कौन से रीजन में प्रेजेंट है? पोस्टीरियर रीजन। पोस्टीरियर कहाँ पे होता है? बैक साइड। इतना तुमको याद रखना है। इतना क्लियर रहेगा क्या? ठीक है। अब देखो नेफ्रॉन बोला फटाफट, तुमको इसके पहले भी मालूम है इसके बारे में क्या है नेफ्रॉन। एक छोटा सा खाली एक रिवीजन कर लेंगे फिर। या अच्छे से दो। तुमने पीछे नेफ्रॉन पढ़ लिया ना? पीछे नेफ्रॉन जब तुमने पढ़ा, वो कितना नेफ्रॉन किधर प्रेजेंट था? किडनी के सेल का नाम क्या था? नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट थे? 1 मिलियन। मेरे को बताओ, अगर ये नेफ्रॉन ही है तो इस नेफ्रॉन के पास आया था ब्लड, तो जब आया था वो किसके थ्रू में आया था? सपोज ये क्या रहेंगे तुम्हारे? आर्टरीज। जब गया तो भी किसके फॉर्म में क्या रहेगा? नहीं, यहाँ पे भी वो आर्ट्रियोल्स। अब जरा ध्यान दो, तुमको टॉपिक बताता हूँ। देखो डिटेल में सर्कुलेशन स्टडी नहीं है, लेकिन चैप्टर तुमको दे दिया उन्होंने 9th में। ऐसा पढ़ाया गया है कि आर्टरीज डिवाइडेड इनटू आर्ट्रियोल्स। किस में डिवाइड होता है? आर्ट्रियोल्स। कैपिलरीज, क्या याद रखोगे? कैपिलरीज। फिर उसके बाद क्या आएगा? वीन्स आएगा। इतना टॉपिक क्लियर रहेगा क्या? आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, वीन्स, ये सब तुमको टॉपिक याद रहेगा। देखो आर्टरीज के बाद कैपिलरी, कैपिलरी के बाद क्या रहेगा? वीन्स। तो याद रखो जब आया आर्टरीज, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ प्रेजेंट है वो क्या है मालूम है? कैपिलरीज। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज। इतना क्लियर है क्या? आया ब्लड यहाँ से, क्लियर है। अब ये जब ब्लड इधर आया तो इसका ये ट्यूब दिख रहा है क्या तुमको? ये ट्यूब कितना शॉर्टर है? स्टार्टिंग का जो ट्यूब है वो ब्रॉड है, लेकिन जाने वाला जो ट्यूब है वो क्या है? नैरो है। तो याद रखो जब ब्लड आया रहेगा तो इतना प्रेशर से जा पाएगा कि यहाँ पे? नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे ब्लड क्या होने लग गया? फिल्ट्रेशन के लिए कोशिश करने लग गया। अब देखो ब्लड फिल्ट्रेशन करेगा कैसे? तो कोई भी चीज़ डायरेक्ट फिल्टर नहीं होगी। जो नेफ्रॉन है वो भी किससे बने हुए? सेल से बने हुए। अच्छे डिटेल में याद रखो। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ना, हाफ कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या नाम देते हैं मालूम है ना? बाउमेन्स कैप्सूल। इसका नाम क्या है? बाउमेन्स कैप्सूल। ये जो कैपिलरीज बन के रेडी हुई इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इसका नाम क्या दोगे? ग्लोमेरुलस। अच्छे से फोकस करो। हाफ पार्ट जो कपलाइक स्ट्रक्चर उसको हमने क्या नाम दिया? बाउमेन्स कैप्सूल। साथ में क्या लिख के दिया? ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? प्लस, हाँ किसने बोला? माल्फिजियन। इसको क्या बोलेंगे? माल्फिजियन बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? माल्फिजियन बॉडी। इतना तुमको याद रखना है। माल्फिजियन बॉडी प्रेजेंट है ना, और साथ में बाउमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, उसको हम क्या बोलते हैं? माल्फिजियन बॉडी। मतलब इतना पार्ट क्या है तुम्हारा? माल्फिजियन बॉडी। देखो मैंने जो बनाया ना ये सेल से, इसको बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियल सेल। नाम क्या है इसका? स्क्वामस एपिथेलियल सेल। टिश्यू वाले चैप्टर में तुमको इसके बारे में भी लिख के दिया, मालूम है ना? ये जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और साथ में यहाँ पे से पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पोर्स भी प्रेजेंट होने के चांसेस रहते हैं। अगर 9th में खाली इतना इमेजिन करो, आर्टरी से ब्लड आया है, उधर प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि आगे ब्लड जा नहीं पा रहा है, क्लियर है कि नहीं? जब प्रेशर पड़ता है तो वही टाइम पे क्या होता है? ब्लड फिल्टर होएगा। तो जब ब्लड फिल्टर हुआ तो उसमें से ब्लड में से हर एक चीज़ फिल्टर हुआ क्या? नहीं, उसके प्रोटीन वहीं पे रह गए, कुछ मटेरियल बाहर ही रह गए, लेकिन जो बाकी के मटेरियल थे वो क्या होने लग गए? फिल्टर। वो फिल्टर होके आए किसके पास? PCT। वो किसके पास आ गए? PCT। इसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब मेरे को बताओ प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के पास आ गए। अब देखो कंडीशन क्या है? ब्लड में से ब्लड तो फिल्टर होके आ गया किसके पास? PCT। लेकिन ब्लड को ये नहीं मालूम है हार्ट ने क्या बोल के भेजा है, तुम सिर्फ फिल्टर किसको करोगे? सिर्फ तुम यूरिया को फिल्टर करोगे। यूरिया के साथ कुछ मटेरियल जाने चाहिए, लेकिन मेरे प्रोटीन वगैरह हर एक चीज़ मेरे को फिर से चाहिए। और पूरा ग्लूकोज को भी नहीं फिल्टर करोगे। अगर तुमने पूरा ग्लूकोज को फिल्टर कर दिया
तो एक डिसीज उसका नाम है ग्लूकोसोरिया करके डिसीज हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा ही यूरिन बॉडी से निकल गया तो सेकंड एक डिसीज का नाम है यूरेमिया, एक्सेस लॉस ऑफ यूरिन इन बॉडी। अगर मेरे बॉडी से ज़्यादा यूरिन निकलने लग जाए तो मेरे को डिसीज हो जाएगा, उसका नाम क्या रहेगा, यूरेमिया। उसका मतलब ही क्या है, देखो ब्लड फिल्टर हो रहा है, तुमको समझ में आ रहा है क्या, तुम पानी पी रहे, वाटर जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। अगर तुम्हारे बॉडी से ब्लड फिल्टर होने लग जाए, ब्लड के मेन कंपोनेंट्स फिल्टर होने लग जाए तो तुमको डिसीज होने की चांसेस हो जाएगी। क्लियर रहेगा क्या। तो जो ब्लड फिल्टर हुआ किसके पास आया, पीसीटी। अब वो पीसीटी से किसके पास गया रहेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनली। जितना तुमको खाली एग्जाम में उतना बता दो, फटाफट ध्यान दो जरा। पीसीटी, पीसीटी के बाद क्या प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली के बाद क्या प्रेजेंट है, डीसीटी, और लास्ट में क्या प्रेजेंट है, सीटी। देखो लूप ऑफ हेनली, डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, मतलब इसको क्या नाम दिया है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट वाला क्या है तुम्हारा, सीटी, इसको बोलते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। इसका नाम क्या याद रखोगे, कलेक्टिंग डक्ट्स। अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो। नेफ्रॉन किसके सेल है, नेफ्रॉन किडनी का सेल है। क्लियर है कि नहीं, एक किडनी में कितना नेफ्रॉन था, 1 मिलियन। एक नेफ्रॉन को बाहर निकाल के स्टडी कर लिया तो मालूम पड़ा नेफ्रॉन के पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्या है, बाउमेंस कैप्सूल। उसी के अंदर एक कैपिलरीज प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस। दोनों को मिला के नाम बोला तो क्या बोलोगे, माल्पीजियन बॉडी। तो जैसे ही ब्लड फिल्टर हुआ गया किसके पास, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद किसके पास गया, लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली से किसके पास गया, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद किसके पास गया, कलेक्टिंग डक्ट। अब ऐसा याद रखो, ये सब चीज़ फिल्टर हो गया, ऐसे सब चीज़ जा रहा है, लेकिन अभी भी जो यहाँ से रिमूव हुआ ये पाइप है, इसके बारे में तुमको कुछ दिखाया है क्या। तो बुक ने तुमको कन्फ्यूजन करके छोड़ दिया, तुमको इतना मालूम पड़ गया, तुम्हारे बुक का डायग्राम है ऐसी, वो यहाँ से बताते पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली के बाद डीसीटी, डीसीटी के बाद सीटी। हमेशा ये डाउट रहेगा कि ये पाइप क्या कर रहा था। तो ये जो आया ऐसा, वो गया किसके पास मालूम है क्या, पीसीटी। वापस से किसके पास गया, पीसीटी के ऐसे बाहर जाके लेयर बना लिया। ये आया क्यों, वापस से सुनो। रेड वाले के पास तो पीसीटी ही है, उसके अंदर ब्लड का सब कुछ एब्जॉर्प्शन वगैरह, देखो ब्लड यहाँ से फिल्टर होकर रेड वाले में प्रेजेंट है। येलो वाला आया, बोला कि जो भी ब्लड फिल्टर हो गया उसमें हमारे कुछ कंटेंट है वो जो आगे चले गए, हमको वापस से चाहिए। तो ये जो आए वो क्या करने आए मालूम है, रीएब्जॉर्प्शन। क्या करने आए, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन वर्ड का मतलब क्या मालूम है, वो फिर से एब्जॉर्ब करेंगे जो भी उनका मटेरियल क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। अब ये पाइप को कहाँ पे जाना चाहिए था, लूप ऑफ हेनली के पास ना, लेकिन वो चले गया किसके पास, डीसीटी। जाता किसके पास है वो, डीसीटी। फिर डीसीटी के पास भी गया, जो भी चीज़ वापस से फिल्टर हो गया था उसको फिर से क्या किया, रीएब्जॉर्ब किया। फिर अब वो आया किसके पास से मालूम है, यहाँ से लूप ऑफ हेनली। नहीं, कलेक्टिंग डक्ट वहाँ पे जाएगा ही नहीं, यहाँ पे वापस से किसके पास आ गया वो, लूप ऑफ हेनली। और ये लूप ऑफ हेनली के बाद यहाँ से रिमूव हो गया। जब यहाँ से रिमूव हुआ तो क्या बन गया मालूम है, वीन्स। क्लियर है क्या। और वीन्स के साथ ब्लड क्या हो गया, आगे जाके रिमूव हो गया। इतना टॉपिक क्लियर रहेगा क्या। ये रियल डायग्राम है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के बारे में क्या बोलोगे, नेफ्रॉन किसका सेल है, किडनी का सेल है। कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, बाउमेंस कैप्सूल। उसमें जो कैपिलरीज प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस। दोनों को मिला के नाम बोला तो क्या बोले, माल्पीजियन बॉडी। जब ये फिल्टर हुआ तो याद रखना उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं, अभी इतना डिटेल में नहीं है। स्क्वामस एपिथेलियल, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब यहाँ से फिल्टर हुआ तो पोर्स प्रेजेंट थे, वहाँ से वो फिल्टर हो गया। ब्लड जब फिल्टर हुआ तो उसको ये नहीं मानता कि सब चीज़ फिल्टर हुआ, इसके साथ में प्रोटीन वगैरह रह गए थे लेकिन बाकी के मेटल फिल्टर हो गए। वो आए किसके पास, पीसीटी। फिर वो पीसीटी से लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली से डीसीटी, फिर वो किसके पास जाते थे लास्ट में, सीटी। लेकिन उस बीच में हमने क्या किया मालूम है, वापस से वो आर्टरीज आ गई और क्या करने लग गई, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया। तो जो भी वेस्ट मटेरियल था उसमें जो ऐसे वेस्ट नहीं भी थे उसको हमने फिर से रीअब्जॉर्ब किया। और जो लास्ट में निकला सीटी में उसको हमने क्या नाम दिया, यूरिन। यहाँ पे क्या कलेक्टिंग डक्ट के सीटी के पास जो आया वो क्या था तुम्हारा, यूरिन। इतना क्लियर रहेगा। और ये जो यूरिन है वो वेस्ट है, मालूम ना, एक्सक्रीशन में यूरिन बॉडी से निकला और ये यूरिन क्या हो गया, बॉडी से बाहर निकल गया। इतना क्लियर रहेगा क्या, याद रहेगा पक्का। चलो फटाफट आंसर दो 2 मिनट के लिए, फटाफट बोर्ड पे फोकस करो, क्वेश्चन का आंसर दो। वाटर मॉलिक्यूल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ अदर सब्सटेंस कैन क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वापस से पढ़ो, मैंने तुमको बताया पीछे, उधर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेयर होता है, स्क्वामस वगैरह वो सब चीज़। क्या बोला है, वाटर मॉलिक्यूल भी क्रॉस करेगा और बाकी के जितने स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। इतना क्लियर रहेगा क्या। आगे क्या बोला है, हियर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड सम अदर सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस, वापस से क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब। वापस से क्या किया जाएगा उसको, रीएब्जॉर्ब। Urine is formed by the remaining solution which is dash full of which waste, nitrogenous waste। इतना क्लियर रहेगा कि टॉपिक क्या है। जो भी वेस्ट निकला वो नाइट्रोजिनस वेस्ट था, जो भी चीज़ वापस से उसको रीअब्जॉर्ब किया गया, जो भी यूजफुल सब्सटेंस हमने उसको क्या किया, रीअब्जॉर्ब। अब इसका आंसर दो फटाफट। नेफ्रॉन, ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी, 1 मिलियन नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट है, 1 मिलियन। अब ये पढ़ो फटाफट। 5 liters ऑफ ब्लड विच इज प्रेजेंट इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन बॉडी
इज फिल्टर बाय द किडनी अबाउट 400 टाइम्स एवरी डे। 400 टाइम्स एवरी डे क्या होता है, वो फिल्टर होता है, वैसे तुमको याद रखना है। फिल्टर है क्या कॉमन, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ऐसा तुमको याद रखना है। एक मैकेनिज्म भी है, अभी जो फिलहाल में प्रेजेंट नहीं, मैकेनिज्म का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। वो जो तुमने पीछे लूप ऑफ हेनली देखा ना, वो लूप ऑफ हेनली और वो जो वीन्स जो तुम्हें पता है ना, मैंने उसका नाम एक्जैक्टली वासा रेक्टा है। उन दोनों के बीच में मैकेनिज्म होता है, कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर इधर आ रहा है, सॉल्ट अंदर जा रहा है, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, उसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब इसको याद रखो, पढ़ो जरा फटाफट। 10 एवरी डे द किडनी फिल्टर अबाउट डैश लीटर्स ऑफ ब्लड, 5 लीटर्स, फ्रॉम विच अबाउट 1 to 19 लीटर्स ऑफ यूरिन इज फॉर्म। मतलब 1 लीटर से ज़्यादा यूरिन फॉर्म होने का चांसेस है। वो ये जो 1 लीटर जो यूरिन है वो स्टोर कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, फिर वो जाएगा किसके पास, यूरेथ्रा। फिर यूरेथ्रा अगर मेल है तो पेनिस और फीमेल रहेगा तो आगे रिलीज हो जाएगा। अब देखो जैसे भी रिलीज हुआ वो आगे जाके यूरिन क्या हो गया, बॉडी से रिमूव हो गया, और उस यूरिन को बनाने में आगे जाके फिल्टर करने में किसका सबसे बड़ा रोल है, किडनी का रोल है। और किडनी के सेल का नाम क्या था, नेफ्रॉन। उतना तुमको याद रखना, इतना क्लियर है, ठीक है। अब फटाफट इसका नाम दो। सपोज बाई चांस तुम्हारे बॉडी के अंदर किडनी फेल हो जाए तो क्या करोगे। अभी तुमको मालूम है बहुत ज़रूरी है किडनी फंक्शन करना। किडनी अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर किडनी फेल हुआ तो क्या कंडीशन रहेगा, मर जाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है, तुम्हारा ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड का फिल्ट्रेशन मशीन हमने बाहर से ही बना के लगा दिया कि डायरेक्ट फॉर एग्जांपल हमने ब्लड को बाहर निकाला हमारे बॉडी से, वो ब्लड वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिर से तुम्हारे बॉडी में भेज दिया तो तुम जिंदा रहोगे ना। उसी मशीन को क्या बोलते हैं हम, डायलिसिस एक प्रोसेस है। कब करेंगे, इफ किडनी फेल्स नाइट्रोजिनस वेस्ट इज सेपरेटेड बाय द मशीन कॉल्ड एज डायलिसिस। मतलब जो भी तुम्हारा नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो तुम्हारे बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ मशीन डायलिसिस। 500 ml of blood is sent one time through this machine। कितना ml of blood जाता है, 500 ml blood। Purified blood is re-infused into the body। body मतलब क्या मालूम है क्या, पहले तुम्हारे बॉडी से ब्लड निकाला, फिर दिया उस मशीन को, मशीन का नाम क्या है, डायलिसिस। जैसे मशीन के पास गया वहाँ से फिल्ट्रेशन किया, हर एक चीज़ वापस से किसको दे दिया, बॉडी को दे दिया। की पॉइंट्स को देख लो जरा अच्छे ध्यान दो। ये हाथ प्रेजेंट है, हाथ से ब्लड को निकाला गया तो फिर आर्टरी से ही निकालेंगे ना, क्लियर है कि नहीं। वेन से निकालेंगे तो फिर से तुमको क्या मिलेगा, वो ब्लड मिल जाएगा जो जा रहा था किडनी, ये हार्ट के पास। इधर से क्या निकाला हमने, आर्टरीज। आर्टरीज से क्या होगा तुम्हारे पास, यहाँ पे एक ब्लड पंप लगा है जिससे ब्लड कंटिन्यूस निकलते रहेगा। वो जाएगा ये वाले मशीन में जिसको हमने क्या नाम दिया, आर्ट्रियल प्रेशर मॉनिटर। अंदर आ गया तुम्हारा आर्टरीज। अब इसके पास देखो तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, तुमको मालूम है ना, ब्लड प्रेजेंट है, और उस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। क्लियर है कि नहीं, उस यूरिया को हमको क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है। अब इस मशीन से हम क्या करेंगे मालूम है, यूरिन को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो उसमें से जो यूरिन हो गया वो क्या हो गया, दूसरे वाले बॉटल में यूरिन कलेक्ट हो रहा है, और फिर से तुम्हारा जो फ्रेश वापस से जो ब्लड था वापस हमने किसको दे दिया, तुम्हारे बॉडी को दे दिया। ये जो वापस से दिया उसी को हम देखो ये बोलते हैं प्यूरिफाई ब्लड इज री इन्फ्यूज इन द बॉडी। तो मतलब जो ब्लड प्यूरिफाइड हुआ वो वापस से किसको आ गया, बॉडी को मिल गया। डायलिसिस के टाइम पे हमने क्या किया था मालूम है, 500 ml ऑफ ब्लड इज सेंट एट वन टाइम। हमने यहाँ से ब्लड भेजा था किधर, ये वाले मशीन में। जब ब्लड गया तब वो प्यूरीफाई था क्या, नहीं। उसमें से जैसे यूरिया निकाल दिया तो ब्लड क्या हो गया, प्यूरीफाई हो गया। और जो प्यूरीफाइड ब्लड था हमने फिर वापस से किसको दे दिया, बॉडी को। डायलिसिस क्लियर रहेगा पक्का। एक्सक्रीशन इन प्लांट भी याद रहेगा ना तुमको। अब जरा इसको पढ़ो क्या बोल रहे हैं, कौन सा मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन। एक वर्ड लिख के दिया है कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तुमको मालूम रहेगा। कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब ही क्या है, अभी समझो मैं चल पा रहा हूँ, उसका मीन्स क्या है, मेरे बॉडी के अंदर प्रॉपरली हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, प्रॉपर मैं कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूँ क्योंकि ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन। मेरे को नींद आ गई तो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया। केमिकल वर्ड का मतलब क्या मालूम है, मेरे को नींद आई तो मेरे बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेट हो गया। क्लियर है कि नहीं, वो हार्मोन ने मेरे को क्या बोला, थोड़ा देर क्या करो, आराम करो, तो वहाँ पे हार्मोनल चेंजेस आ गए। क्लियर है कि नहीं, तो मतलब वो सब चीज़ को हमको स्टडी करना है। किस में स्टडी करना है, इन ह्यूमन बींग भी स्टडी करेंगे और साथ में किस में स्टडी करेंगे, इन प्लांट में भी स्टडी करेंगे। पहले एक मूवमेंट का नाम पढ़ जाओ क्या दिया है, तुम लोग फटाफट रीड करो अभी क्या है। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल। मेरे को देखो उसको बिना पढ़े तुमने ये सब चीज़ पढ़ लिया, तुमको बताओ कहाँ पे पढ़ा, मेरे को बताओ। बाहर से प्लांट को क्या मिलता है, लाइट। बाहर से प्लांट को मिलता क्या है, CO2। प्लांट को और क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है ना डायरेक्टली। ये तीन चीज़ तो तुमको पहले से मालूम पड़ गया। एक तुमने नाम दे दिया मिनरल्स भी। क्लियर है कि नहीं, ये चार चीज़ प्लांट को बाहर से मिलता है कि नहीं। अब मैं कहता है चारों भी चीज़ प्लांट को बाहर से मिल रहा है, ये वही मूवमेंट के बारे में हमको बताना चाहते हैं। पढ़ो जरा क्या दिया, ट्रॉपिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब बाहर से जो चीज़ उसको मिला उसके वास्ते अगर उसका ग्रोथ हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट। मूवमेंट का नाम क्या रहेगा, ट्रॉपिक मूवमेंट। वापस से बोलो क्या नाम है, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये पढ़ो जरा अच्छे से फटाफट, फोटोट्रॉपिक। फोटो वर्ड का मतलब तुमको मालूम है क्या है, लाइट। अब पढ़ो जरा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज शूट सिस्टम। अब सपोज अभी देखो जरा ध्यान दो,
ये प्लांट है और उसके नीचे उसके पास रूट भी प्रेजेंट है। ये वाले सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, और ये सिस्टम टोटली क्या है तुम्हारा शूट, और ये सिस्टम तुम्हारा टोटली क्या है रूट। नीचे वाला रूट सिस्टम, ऊपर वाला शूट सिस्टम। नीचे वाले सिस्टम में ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है, क्लियर है कि नहीं, पानी जैसी दोगे वैसी पानी नीचे चले जाए, क्लियर है कि नहीं। अपर वाले में शूट सिस्टम में क्या कंडीशन है, ये फोटोट्रॉपिक है। फोटोट्रॉपिक वर्ड का मतलब समझा क्या है, अरे वो जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक वर्ड का मतलब है कि ग्रेविटी के थ्रू में काम करेगा। ये फोटोट्रॉपिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लियर रहेगा क्या, रीड कर लो। शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रेस्पॉन्ड टू लाइट स्टिमुलस। लाइट एक एसेंशियल फैक्टर है प्लांट के लिए, तुमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है। अब देखो अच्छे से, तुमको नहीं मालूम तो अच्छे से फोकस करो, समझो ये क्या है, लीफ। अब इस लीफ को अगर सपोज मैं यहाँ से इतना पार्ट क्या कर दूँ, कवर कर दूँ, कौन से पेपर से मालूम है, ब्लैक पेपर। किससे कवर कर दूँ, ब्लैक पेपर। एक लीफ लिया, आधा पार्ट उसका ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और वापस से इसको सनलाइट के नजर सामने ला दिया। ये पूरा पोर्शन क्या करेगा, फिर से फोटोसिंथेसिस। ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। ये जगह पे तुमको हमेशा स्टार्च बन के देखने के लिए मिलेगा, ये जगह पे भी स्टार्च बन के देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जहाँ पे तुमने ब्लैक पेपर रखा था ना, वहाँ पे स्टार्च बन के नहीं मिलेगा। रीज़न ही यही है कि लाइट क्या है, एसेंशियल है। लाइट इज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। इतना क्लियर है क्या, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब पढ़ो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के बाद हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रो वर्ड आ गया, डायरेक्टली किसको याद करोगे, वाटर को याद करो। पढ़ो जरा फटाफट। रूट सिस्टम ऑफ प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुला, अभी पढ़ा है ना पीछे, रूट सिस्टम किसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर के। लाइक ग्रोथ, लाइक ग्रेविटेशन एंड वाटर। ग्रेविटेशन तुमको बताया मैंने, जियोट्रॉपिक वर्ड है, ग्रेविटेशन का याद रखना। साथ में ये हर एक वाटर को एब्जॉर्ब करता है क्या, नहीं, ओनली विच वाटर, कैपिलरी वाटर, जो कि पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर है मूवमेंट। लास्ट वाला पढ़ो जरा, रीड तो करो खुद से। मूवमेंट शोन बाय प्लांट इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल, पॉलन ट्यूब टू ओव्यूल। जरा ध्यान दो, पीछे देखो, तुमको केमिकल स्टिमुला बताने बोला ना, जरा ध्यान दे दो। सपोज ये क्या है मालूम है तुम्हारा, ये स्टिग्मा है, ये क्या है तुम्हारा स्टिग्मा, ये क्या है तुम्हारा स्टाइल, और ये नीचे क्या है मालूम है, ओवेरी। ये क्या प्रेजेंट है, ओवेरी। अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो, ध्यान दो। सपोज ये क्या था मालूम है, पॉलन ग्रेन। ये क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन अगर सपोज ये यहाँ पे एग प्रेजेंट है, किसका है कि मालूम है, फीमेल बॉडी का। फ्लावर तुमने देखा रहेगा ना, तो फ्लावर में जो सेक्सुअल पार्ट है फीमेल के लिए, वो ये जो येलो में दिख रहा है ना, वो किसका पार्ट है मालूम है, फीमेल का पार्ट है। अब देखो फीमेल के पास क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, एकदम टॉप पे क्या बोलोगे, स्टिग्मा। क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा। सेकंड क्या प्रेजेंट है, स्टाइल। और नीचे क्या प्रेजेंट है, ओवेरी। क्लियर है। मेल से क्या मिला इसको, पॉलन ग्रेन। क्या मिला, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के पास कितने मालूम है, मेल गैमेट से कितने हैं, 2। अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो। हमने एक फ्लावर लिया, फ्लावर का मेल पार्ट निकाला, साथ में फीमेल पार्ट निकाला। फीमेल पार्ट निकला तो क्या मालूम पड़ा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ऐसे 3 चीज उसके पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेल को फोकस किया तो मेल के पास क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन। मेल के पास प्रेजेंट क्या है, पॉलन ग्रेन। मेरे को बताओ मेल के पास अगर सपोज पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है तो क्या कंडीशन रहेगा, क्या क्या चीज प्रेजेंट होने के चांसेस है वहाँ पे। पॉलन ग्रेन तो प्रेजेंट है, 2 मेल गैमेट्स भी प्रेजेंट है। अगर पॉलन ग्रेन नहीं, पॉलन ग्रेन और 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है, साथ में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी प्रेजेंट है, तो जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरा तो वो ये बोलते हैं कि वो पॉलन ग्रेन ना पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन कैसा करेगा ध्यान दो, समझे, पॉलन ग्रेन है और ये क्या करने जा रहा था, ऐसा ट्यूब का फॉर्मेशन। अगर हम ऐसा सोचे कि ये जो ट्यूब बनती वो इधर नहीं जाती स्टेट और ऐसे ही चली जाती, तो क्या कभी फर्टिलाइजेशन हो पाता था क्या, नहीं। तो वो पॉलन ट्यूब बराबर नीचे ही कैसा बनी, क्या रीज़न रहेगा, उसी को बोलते हैं केमोट्रॉपी। क्योंकि केमिकल्स, यहाँ पे जो सेल्स है ना फीमेल के एग सेल्स, वो क्या रिलीज करते हैं मालूम है, वो केमिकल रिलीज करते हैं। देखो इनका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग था। ये जो सेल्स ने केमिकल रिलीज किया है ना, वो रिलीज इसलिए किया कि पॉलन ट्यूब कौन से डायरेक्शन में आने चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही पॉलन ट्यूब आई तो सबसे पहले उनको ही मार दिया जिसने क्या रिलीज किया था, केमिकल। तुमको समझ में आएगा, जरा ध्यान दो। ये एग है, ये किसका एग है, प्लांट का। तो ऐसा याद रखो कि इसके प्लांट के एग में ऐसे सेल्स प्रेजेंट है। इसमें से एक सेल्स क्या है मालूम है, फीमेल एग सेल्स, और ये 2 सेल्स को मैंने एस एस लिख दिया है। क्या याद रखोगे, एस और एस। एस फॉर साइनर्जिड्स और दूसरा एस का भी नाम क्या है, साइनर्जिड। दोनों साइनर्जिड्स के सेल ने केमिकल रिलीज किया, क्या चेक करने के लिए कि बराबर पॉलन ट्यूब कौन से डायरेक्शन में आना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही पॉलन ट्यूब आया उसने दोनों साइनर्जिड्स को क्या कर दिया, किल कर दिया। रीज़न क्या था मालूम है, उसको तो चाहिए एक्सेल ना, क्लियर है कि नहीं, वो तो किसके साथ में फ्यूजन करेगा, एक्सेल के साथ में। तो ऐसा तुमको याद रखना है। कौन सा मूवमेंट है, केमोट्रॉपिक मूवमेंट। मैं कहता हूँ सबसे पहले एक मूवमेंट था जिसको हमने क्या नाम दिया, ट्रॉपिक मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट का नाम क्या था, फोटोट्रॉपिक। थर्ड का क्या था, हाइड्रोट्रॉपिक। उसके बाद लास्ट केमोट्रॉपिक। इतना क्लियर रहेगा। फटाफट क्या बताना है,
जरा ध्यान दो, नर्वस सिस्टम जरा ध्यान दो। वुमेन कैन रेस्पॉन्ड टू चेंज इन दर सराउंडिंग ड्यू टू नर्वस सिस्टम। अगर वुमेन बॉडी में देखोगे तो वुमेन बॉडी किससे रेस्पॉन्ड करता है? नर्वस सिस्टम। मेरे को बताओ मेरे बॉडी में नर्वस सिस्टम कौन से प्रेजेंट रहेंगे? मेरे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या मेरे बॉडी में ब्रेन प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है? ठीक है, अगर मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों भी प्रेजेंट है तो उसको डायरेक्टली क्या याद रखोगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या याद रखना है? स्पाइनल, अगर स्पाइनल कॉर्ड आ गया, ब्रेन आ गया दोनों भी, तो डायरेक्टली कौन सी सिस्टम का याद रखोगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर सपोज मैंने बोला कि मेरे बॉडी में एक नर्वस सिस्टम CNS है और दूसरे का नाम क्या है? PNS। PNS का नाम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वर्ड का मतलब क्या है? अब समझो यहाँ से लेके जो मेरा गर्दन है यहाँ तक का टॉपिक अगर बात करें, यहाँ से जो भी नर्व्स रिलीज होगी वो मेरे देखो कुछ पार्ट्स तक रहेगी। अगर समझो मैंने बात की, एक नर्व्स ऐसा है कि जो क्रैनियल नर्व्स है, मतलब यहाँ से निकली ब्रेन से और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कहाँ पे? हेड में गई, थोरैक्स में गई, एब्डोमेन में गई, हर जगह पे गई। एक ऐसा है कि वो आर्म्स में जा रही है, लेग्स में जा रही है। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे मेरे पास दो नर्व्स प्रेजेंट रहेगी। एक का नाम अगर मैंने PNS में दे दिया क्रैनियल, तो दूसरे का नाम क्या रहेगा? स्पाइनल। दो नर्व्स मेरे पास प्रेजेंट है। अब ये दोनों भी नर्व्स का मेन फंक्शन क्या है मैं तुमको बताऊंगा क्या करती है वो। खाली फिलहाल के इतना ध्यान दो कि CNS अगर कोई तुमको पूछेगा डायरेक्टली क्या बोलोगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है? ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। कोई तुमको पूछेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, तो क्रैनियल नर्व्स और साथ में स्पाइनल नर्व्स। जहाँ पे तुमको वर्ड आएगा क्रैनियल नर्व्स तो क्या याद रखोगे? हाँ, क्रैनियल नर्व्स को डायरेक्टली याद रखोगे तो ब्रेन, और स्पाइनल नर्व्स याद रखोगे स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर रहेगा? तो वो जहाँ पे नर्व्स अराइज होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब समझो किसी ने मेरे को यहाँ पे मारा जोर से, क्लियर है कि नहीं? अब जैसे ही मारा मेरे को फील हुआ तुरंत, क्लियर है कि नहीं? तुरंत न्यूरॉन को फंक्शन मिले, न्यूरॉन गया किसको दिया? ब्रेन को फंक्शन। ये वाले हाथ ने क्या किया? सामने डायरेक्टली रेस्पॉन्ड कर दिया। रीजन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ये जब लेके गया था वो कौन था मालूम है क्या? न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सेंसरी न्यूरॉन्स, तुमको मालूम नहीं है न्यूरॉन्स का मेन काम क्या है? जब मेरे को कहीं पे लग गया तो मेरे को फील हुआ, तो वो न्यूरॉन्स का नाम क्या था? सेंसरी। जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन्स मेरे बॉडी के अंदर गए, मोटर न्यूरॉन ने क्या किया? तुरंत फंक्शन कर दिया। क्लियर रहेगा? तो सेंसरी न्यूरॉन्स फंक्शन करके भेजते किसको है? ब्रेन को। तो ब्रेन उनको रिप्लाई देता है कौन से फॉर्म में? मोटर न्यूरॉन के फॉर्म में कि तुम क्या करो? रिफ्लेक्स एक्शन करो। अब इसको रीड करो जरा फटाफट। इम्पल्स आर जनरेटेड इन ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग विद द चेंजेस इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में चेंज आएगा तो तुम्हारे बॉडी में इंपल्स जनरेट होगा। समझो कहीं पे तुम ऐसा रोड क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पे कहीं पे गैस वगैरह लीक हो गया, ऐसे जाएंगे कि चल के एकदम बिंदास? नहीं, फिर क्या करोगे? वो टाइम पे ऐसा नोज को क्लोज करोगे, रेस्पिरेशन नहीं करोगे, थोड़ा आगे जाने के बाद रेस्पिरेशन करो। ऐसा करते हैं तुम लोग, सांस को रोकते हैं, 2-3 मिनट के रोक लिया तो फिर तुमको मालूम है गैस तो उधर ही रहेगा, लेकिन तुम लोग चले जाओ। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जब तुमको स्टिमुलाई फील होता है तो वही तुम्हारे बॉडी में चेंजेस लाता है। देखो, चेंज इन सराउंडिंग, नर्वस कंट्रोल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। स्पेशल टाइप ऑफ सेल, ब्रेन के पास जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? ब्रेन के पास जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है उसी का नाम क्या है? न्यूरॉन्स। क्या प्रेजेंट है? न्यूरॉन्स। किडनी के पास जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन्स? मेरे बॉडी में कितने रहेंगे? 2 मिलियन। इतना क्लियर रहेगा कि पक्का? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब फटाफट देखो, ये जो डायग्राम है किसका डायग्राम है मालूम है? ये डायग्राम किसका है? न्यूरॉन का। अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द ब्रेन इज नोन एज न्यूरॉन। अब न्यूरॉन को जरा अच्छे से देखो। स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी आर कॉल्ड एज, हाँ नहीं, डैश स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब मेरे को बताओ, जो इम्पल्स को जनरेट करके आगे दे रहा है उसका नाम क्या रहेगा? वापस से रीड कर, तुमको समझ में आएगा। स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी आर कॉल्ड क्या रहेगा? इसको तो डायरेक्टली तुम क्या लिखोगे? न्यूरॉन। वो न्यूरॉन ही रहेगा जो कंडक्ट कर रहा है इम्पल्स और आगे जाके क्या कर रहा है? भेज दे रहा है। सेकंड, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन। तुमको कंफ्यूज करने में मैंने क्वेश्चन पूछे, किडनी का टॉपिक आएगा तो नेफ्रॉन माइंड में याद रखना है, और जैसे ही तुमको ब्रेन का टॉपिक आएगा तो क्या याद रखोगे? न्यूरॉन। नर्व सेल्स इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। सबसे लार्जेस्ट सेल अगर कोई प्रेजेंट है वो क्या है तुम्हारा? नर्व सेल्स है। क्लियर रहेगा क्या? वही तुम्हारे न्यूरॉन्स है। कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रो और केमिकल इंपल्स। क्लियर है क्या? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल 2 मिनट में तुमको एक्सप्लेन करके देता हूँ। केमिकल वर्ड बोला तो डायरेक्टली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। अभी तुमने समझो अभी खाना खाया, तुमको डायरेक्टली मैंने वापस से खाना खाओ थोड़ा टाइम में बैठ के, होएगा कि वापस खाना खाने? नहीं, कुछ टाइम पीरियड में तुम्हारा डाइजेशन होगा, फिर से हार्मोनल चेंजेस आएंगे। क्लियर है क्या? वो खा सकता है, जरा क्लियर रखो। देखो, वुमेन बॉडी अलग अलग है, जरा अच्छे से सोचो पहले तुमको, अरे ये चीज़ का एक्सप्लेन करना है। किसी ने तुमको अभी मारा तो तुमको क्या बाद में फील होता है कि 1 घंटे बाद? अरे नहीं, मेरे को रुद्रांश ने मारा। घर पे आने के बाद फील होगा कि इधर ही तुरंत? जैसे ही मारा तुरंत तुमको फील हो गया। रीज़न क्या है मालूम है? रीज़न क्या है?
इलेक्ट्रो, क्या रहेगा, इलेक्ट्रो, मतलब एक इम्पल्स है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, मतलब तुमको तुरंत फील हुआ, तुमने तुरंत एक्शन दिया, क्लियर है कि नहीं। एक इम्पल्स का नाम क्या है, केमिकल, जो तुमको टाइम के बाद फील होता है। तुमको नींद तुरंत आती है क्या, नहीं, तो टाइम सोचना पड़ता है, तो बुक लोगे तो डायरेक्ट नींद आएगा, क्लियर है कि नहीं। उसके अलावा अगर तुम सोचोगे तो नींद आएगा कि जल्दी नहीं आने वाला है। तो अगर नींद आना चाहिए तो केमिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और मतलब तुमको समझा ना, तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन हो तो वो तुम्हारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल। फटाक से इतना रीड करो, दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफ द बॉडी इज नोन एज न्यूरॉन। डैश इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी नोन एज नेफ्रॉन। नर्व सेल्स इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी दैट कंडक्ट इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और साथ में केमिकल इम्पल्स। इतना दोनों क्लियर रहेगा। ये वाला पॉइंट को जरा रीड करो। नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लिया सेल्स टुगेदर फॉर्म द नर्व्स। हमारे पास दो नर्व्स प्रेजेंट है, क्रैनियल नर्व्स और साथ में स्पाइनल नर्व्स, जो कि पीएनएस का पार्ट होते हैं, याद रहेगा ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कोई तुमको बोलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो डायरेक्टली किसको याद रखोगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द सीएनएस, और साथ में क्रैनियल नर्व्स और साथ में स्पाइनल नर्व्स आर द क्या रहेगा, पीएनएस। इतना क्लियर है क्या। अब देखो ना, इसका डायग्राम देख लो न्यूरॉन का। ये जो न्यूरॉन के पास प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या है तुम्हारे, डेंड्राइट्स। जैसे इम्पल्स आया वो किसके पास आया, डेंड्राइट्स। फिर वो डेंड्राइट से किसके पास गया, ये वाले रीजन को हम बोलेंगे सेल बॉडी। इसको क्या बोलोगे, सेल बॉडी। अच्छे से याद रखो, न्यूरॉन के डायग्राम में जो आउटसाइड में प्रेजेंट है इसको हमने सबसे पहले क्या नाम दिया, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से जो भी इम्पल्स आया वो किसके पास आया, सेल बॉडी। अब ये सेल बॉडी से किसके पास जाएगा मालूम है, देखो ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या लिखेंगे, सेल बॉडी। इतना क्लियर है क्या। अब देखो इधर लिख के दिया है स्क्वान सेल्स और साथ में माइलिन शीट। अभी तुमको स्क्वान सेल्स माइलिन शीट इतना डिटेल में है ही नहीं प्रेजेंट, क्योंकि जब तुमको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, एक चैप्टर है डायरेक्टली वो। तो अभी फिलहाल मैं याद रखो कि ये वाले जो पूरा टोटली लेयर है उसको हमने क्या नाम दिया है, एक्सॉन। ये वाला पार्ट डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन। ये पूरा पोर्शन तुम्हारा क्या है, एक्सॉन। जहाँ पे ये खत्म हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन टर्मिनल। क्या याद रखोगे, एक्सॉन टर्मिनल। अगर कोई तुमको पूछेगा न्यूरॉन फंक्शन कैसा करता है, तो समझो किसी ने तुमको जैसे तुरंत मारा, किसके पास गया वो सिग्नल, डेंड्राइट्स। किसके पास गया, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स से किसके पास जाएगा, सेल बॉडी। सेल बॉडी से किसके पास जाएगा, एक्सॉन। फिर एक्सॉन से किसके पास जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल। अब इधर आके सपोज वो सिग्नल रुक गया, फिर वो सिग्नल यहाँ पे वापस दूसरे किसके पास जाएगा, क्या, अगर यहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है तो इसका एंड क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। फिर से यहाँ पे कौन प्रेजेंट रहेगा, डेंड्राइट्स। ऐसा करते करते वो अपने आपस में क्या करते हैं, सिग्नल को पास आउट करते हैं, क्योंकि एक न्यूरॉन तो प्रेजेंट है क्या, नहीं। ऐसे बहुत सारे रहेंगे। अब फटाक से एक बार रिपीट करो, इलेक्ट्रिकल केमिकल दोनों के बारे में तुमको बताता है एक्जैक्टली क्या हो रहेगा। डेंड्राइट्स ने सिग्नल को लिया, इम्पल्स को दिया किसको, सेल बॉडी। सेल बॉडी से वो गया किसके पास, हाँ, एक्सॉन। एक्सॉन से किसके पास गया, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल से वापस किसके पास जाएगा, डेंड्राइट्स। फिर डेंड्राइट से वापस किसके पास जाएगा, सेल बॉडी। फिर से एक्सॉन, फिर से एक्सॉन टर्मिनल, फिर से एक्सॉन टर्मिनल के बाद किसके पास जाएगा, डेंड्राइट। ऐसा करते करते वो पूरा इम्पल्स किसके पास लेके जाएगा, ब्रेन के पास। जब ये लेके गए ये जो न्यूरॉन, किसी ने तुमको मारा तो उस न्यूरॉन का नाम क्या था मालूम है, सेंसरी। तुमने उसको क्या किया, सेंस किया। जब तुम सेंस करते हो तभी इम्पल्स जनरेट होएगा, क्लियर है कि नहीं। जब तुमने सेंस किया तो सेंसरी लेके गया ब्रेन के पास। अब जब ब्रेन ने फंक्शन करके रिटर्न भेजा तो क्या याद रखोगे, मोटर। क्या याद रखना है, मोटर न्यूरॉन। देखो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तुमको सबसे पहले मैंने बताया कि ब्रेन के सेल का नाम क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप के, दो। एक को बोला गया सेंसरी, दूसरे का नाम क्या है, मोटर। मोटर इम्पल्स जनरेट करके लाएगा कहाँ से, जब ब्रेन उसको फंक्शन करके देगा। और सपोज अगर जैसे मैंने बोला सेंसरी, तो वो सेंस करके वापस किसको देता है, ब्रेन को। सेंस करके दिया ब्रेन को तो सेंसरी, और वहाँ से लेके आया ब्रेन से और डायरेक्टली एक्शन किया तो क्या रहेगा, मोटर। इतना क्लियर है क्या। ये की पॉइंट्स को याद रखो। डेंड्राइट्स इम्पल्स को लेगा देगा किसको, सेल बॉडी, सेल बॉडी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक्सॉन, एक्सॉन टू एक्सॉन टर्मिनल, अगेन डेंड्राइट्स, अगेन सेल बॉडी, अगेन एक्सॉन, अगेन एक्सॉन टर्मिनल। इतना क्लियर रहेगा। इसको जरा अच्छे से देखो, इस डायग्राम को, जहाँ पे तुमको इम्पल्स वर्ड लिख के दिया मैंने। इम्पल्स कहाँ से मिला, आउटसाइड से, एनवायरमेंटल इम्पल्स रहेगा ना। अरे किसी ने तुमको मारा या तो अभी एसी चली, तुमको ठंडी लगा, ये फील हो रहा है, ये भी न्यूरॉन ही तुमको बता रहे कि तुमको क्या लग रहा है, ठंडी लग रहा है, क्लियर है कि नहीं। हर एक फंक्शन न्यूरॉन से रिलेटेड है। अब मेरे को बताओ, इम्पल्स जनरेट हुआ, वो इम्पल्स गया किसके पास, नर्व सेल। नर्व सेल से किसके पास गया, मसल सेल। मसल सेल से किसके पास गया, ग्लैंड्स। तुमको ना तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, याद है कि नहीं। मेरे बॉडी में हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, उसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है, किडनी के पीछे साइड एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, टेस्टिस एक तुम्हारे ग्लैंड में आता है, ओवेरी भी क्या है,
ग्लैंड है। अभी फिलहाल के लिए इतना तुमको याद रखना है। इम्पल्स किसने जनरेट किया? गया नव सेल से, किसका? मसल सेल से ग्लैंड के पास। अब जो ऐसा एक इमेजिन करो, ये एक्सॉन का टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल मतलब मालूम है जब पीछे तुमने पढ़ा। अब देखो, केमिकल पास थ्रू द माइन्यूट स्पेस कॉल्ड साइनेप्स। देखो साइनेप्स के थ्रू में क्या हो गया, समझो कोई इंपल्स वगैरह यहाँ पे आके रुक गया है। अभी नीचे वाला तुम्हारा पार्ट दूसरा वाले न्यूरॉन का पार्ट है, क्लियर है कि नहीं? तुम्हारे बीच में 2 न्यूरॉन है। अभी समझेगा, अपर वाले पार्ट में न्यूरॉन प्रेजेंट है, उसके नीचे भी एक न्यूरॉन प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जब भी कोई इंपल्स जनरेट होगा वो आगे जाके ट्रैवल करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? केमिकल, तो वो हार्मोन के थ्रू में होगा। किसके थ्रू में होगा? हार्मोनल। अब ध्यान दो, अब सपोज अगर यहाँ पे कोई चीज़ रिलीज हुआ तो इसके बीच के गैप के बाद तो किसके पास जाएगा? पोस्ट। ये जो स्टार्टिंग करेगा वो क्या रहेगा? प्री, और ये नीचे वाला क्या हो गया तुम्हारा? पोस्ट। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एक्सचेंज। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, और ये वाला क्या रहेगा? पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। साइनेप्स वर्ड का मतलब ही क्या है? केमिकल पास थ्रू द माइन्यूट स्पेस कॉल्ड साइनेप्स। इतना क्लियर रहेगा क्या? अभी तुम्हारे पास समझो डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन लिया सेल बॉडी, एक्सॉन को दिया, एक्सॉन टर्मिनल पे आके इन्फॉर्मेशन रुका था। अब ये किसको देना चाहता है? दूसरे वाले को। तो कुछ तो गैप चाहिए ना दोनों के बीच में एक्सचेंज होने के लिए। अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो कौन सा फंक्शन होता रहेगा? टाइम कंज्यूमिंग, केमिकल वाला। अगर समझो फटाफट हो गया तो क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल। क्लियर रहेगा क्या? पक्का। यहाँ पे जो प्रेजेंट, यहाँ पे देखो न्यूरो ट्रांसमीटर भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। वो आगे जाके तुम पढ़ोगे जब साइंस लोगे तब। क्लियर है क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह बहुत सारा स्टोरी है। इतना क्लियर है क्या फिलहाल के लिए? जरा इन्फॉर्मेशन को पढ़ लो जरा फटाफट। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय डेंड्राइट्स, देन टू सेल बॉडी, एंड देन टू एक्सॉन, एंड देन टू एक्सॉन टर्मिनल। इतना तुमको याद रखना है। फटाफट अब आंसर देना चालू करो। नाउ सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सेंसरी, मोटर। क्लियर रहेगा क्या? डैश एंड डैश टाइप्स ऑफ न्यूरॉन तो क्या बोलोगे? सेंसरी और साथ में मोटर। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वापस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 2 मेन क्या क्या याद रखना है? ब्रेन और साथ में क्या याद रखोगे? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और साथ में स्पाइनल कॉर्ड। क्रैनियल नर्व्स और साथ में क्या दिया है? स्पाइनल नर्व्स। नाउ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डैश, दे आर एसोसिएटेड विद द डैश वेरियस पार्ट्स। अगर तुमने समझो एग्जांपल लिया क्रैनियल नर्व्स का, तो क्रैनियल नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, किधर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो भी तो डिपेंड करेगा। मैंने बताया क्रैनियल नर्व्स हर जगह पे प्रेजेंट है ना बॉडी में। अरे वो डिपेंड करे, तुम्हारे पास 2 नर्व्स प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स अराइज हुए स्पाइनल नर्व्स में चली गई। क्रैनियल पार्ट से जो भी नर्व्स अराइज हुए कौन सी नर्व्स थी? क्रैनियल नर्व्स। तुमको ऐसे दोनों भी चीज़ याद रखना है। वो किसके लिए प्रेजेंट है? पेरिफेरल, जो तुमको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। ये 2 चीज़ क्लियर रहेगा कि क्या है? स्पाइनल नर्व्स, नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अरे जो फ्रॉम लिखा है उसके आगे क्या लिखना है तुमको? स्पाइनल कॉर्ड। क्रैनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, जहाँ से ब्रेन से होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? ये क्वेश्चन से डायरेक्ट तुमको सॉल्व किया कराया जा रहा है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे तुमने क्या लिख दिया डायरेक्टली? ब्रेन। अब देखो ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है। ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट प्रेजेंट उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं। और साथ में क्या प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। साथ में पॉन्स वेराइलिस करके भी प्रेजेंट होता है। वैसे तुमको एक वो भी याद रखना है, पॉन्स करके भी एक वर्ड रहता है, ऐसा प्रेजेंट रहेगा। और उसके नीचे क्या प्रेजेंट रहेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके नीचे प्रेजेंट रहेगा स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर रहेगा क्या? स्पाइनल कॉर्ड मतलब समझा क्या है? अब देखो इतना टॉपिक क्लियर है क्या क्या प्रेजेंट है? सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट, सेरिबेलम स्मॉलेस्ट पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऐसा तुमको ये भी याद रखना है। स्पाइनल कॉर्ड में देखो क्या क्या दिया? हेल्ड विद इन द वर्टिबल कॉलम। ये जो तुम्हारा पीछे का वर्टिबल कॉलम है ना, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से अराइज हुआ, बैक साइड से गया ना वर्टिबल कॉलम के थ्रू में, वैसा तुमको याद रखना है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम स्किन टू ब्रेन। अगर समझो तुमको कोई भी इम्पल्स स्किन पे फील हुआ, इतना ये क्लियर होगा कि इसके नर्व्स तुम्हारे कहाँ पे प्रेजेंट है? आर्म्स पे प्रेजेंट है। जैसे ही तुमको फील हुआ वो इन्फॉर्मेशन किसके पास गया? ब्रेन, और ब्रेन ने वापस से रिप्लाई दे दिया। वैसे तुमको याद है। सेकंड, फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन, और साथ में रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब मालूम है ना क्या रहेगा? रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब, अरे रिफ्लेक्स मतलब तुमने तुरंत उसका एक्शन लिया, क्योंकि वहाँ पे कौन से साइनप्स ने वर्क किया रहेगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स गए रहेंगे ना। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इसके लिए तुरंत एक्शन हुआ। केमिकल इंपल्स क्या रहेगा? टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। जब तुम डर जाते हो तो तुम्हारे बॉडी में अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तुमको मालूम रहेगा। और जैसे तुम्हारा कुछ टाइम पे बाद रिलैक्स लेते हो तो बॉडी में क्या होंगे? अलग हार्मोन रिलीज होंगे। समझो तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, ऐसा एग्जाम्पल लो। जब तुम भागते भागते गए तो टाइम में तुम डरे थे कि नहीं? तो बॉडी में ब्लड प्रेशर वगैरह हर एक चीज़ हाई हो गया, तो तुम्हारे बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट हो गया वो टाइम के लिए, एड्रेनलिन करके, तुमको मालूम रहेगा। और कुछ टाइम पीरियड के बाद तुम जाके रिलैक्स करो तो तुम्हारे बॉडी में एसिटोकोलिन करके हार्मोन सीक्रेट होगा। तो वो दोनों भी क्या थे तुम्हारे? हार्मोनल चेंजेस। तो वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। क्लियर रहेगा कि नहीं? वो केमिकल इंपल्स और साथ में इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑन द स्पॉट हो जाएगा। जो स्किन से लेके स्पाइनल कॉर्ड को देगा वो क्या रहेगा? जरा अच्छे से ध्यान दो। कंडक्शन ऑफ इंपल्स फ्रॉम स्किन टू ब्रेन,
स्पाइनल कॉर्ड। वैसा तुमको याद रखना इतने उसके फंक्शंस। कुछ की पॉइंट्स वगैरह याद रखो फटाफट। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन बोलेगे तो डायरेक्टली किसके बारे में याद रखोगे? क्रेनियल नर्व्स। कहाँ पे प्रेजेंट है? हेड में प्रेजेंट है, थोरैक्स में प्रेजेंट है, साथ में एब्डोमेन में। साथ में अगर सेकंड देखोगे तो क्या प्रेजेंट है? आर्म्स, लेग्स और साथ में स्किन, जिसका कौन है तुम्हारा? स्पाइनल कॉर्ड। और एक तुमको की पॉइंट्स दिया है, सेंसरी मोटर एसोसिएशन। देखो सबसे मेन चीज़ तुम्हारे एग्जाम में अगर कभी पूछा जाएगा तो सेंसरी और मोटर के बारे में पूछेंगे। सेंसरी कहाँ से इंपल्स जनरेट करेगा? उसको बाहर से सेंस करेगा, सेंसरी न्यूरॉन देंगे फंक्शन किसको? ब्रेन को। और ब्रेन वापस अगर फंक्शन देगा तो मोटर न्यूरॉन। ऐसे 2 न्यूरॉन तुम्हारे बॉडी में प्रेजेंट है। फटाफट देखो, अभी ये रीड कर लो फटाफट, तुमको पीछे का टॉपिक समझा तो अभी याद हो जाएगा। ब्रेन ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग कितना वेट है? 1300 to 1400 ग्राम्स। कितने न्यूरॉन प्रेजेंट है? 100 बिलियंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। हाँ हाँ, तो इसको जरा कट कर दो। यहाँ पे क्या रखोगे? न्यूरॉन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? न्यूरॉन। कोई तो एक्टिव है, चेक करना। वापस से पढ़ो। ब्रेन ऑफ एडल्ट ह्यूमन वेट कितना है? 1300 to 1400 ग्राम्स। कितने? 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। अगर नेफ्रॉन लिखते हो डायरेक्टली क्या रहता था? किडनी। अब याद ध्यान दो, लेफ्ट साइड्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड। मतलब जो लेफ्ट साइड वाला है वो कंट्रोल करेगा क्या? राइट साइड। समझो, लेफ्ट साइड वाला है, अभी किसको भी मारना तो कंट्रोल कौन करेगा? ये वाला ब्रेन इसको कंट्रोल करे। क्लियर है कि नहीं? और ये वाला ब्रेन ये साइड वाले को। तो मतलब राइट साइड कंट्रोल लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट साइड कंट्रोल राइट पार्ट। ऐसा तुमको दोनों भी याद रखना है। अब ये पढ़ो जो नीचे लिख के दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल अवर स्पीच। तुमको मालूम रहेगा। अभी समझो मैं जो बोल रहा हूँ वो कौन कंट्रोल कर रहा है मालूम है क्या? लेफ्ट साइड। साथ में क्या? कन्वर्सेशन। जैसे तुम लोग बैठे हो, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया मेरे को? आगे राइट साइड कंट्रोल आर्टिस्टिक एबिलिटीज। जो लास्ट बेंच वाले के पास प्रेजेंट है, जो तुम्हारे पास आर्टिस्टिक एबिलिटीज प्रेजेंट है, वो कौन? कहाँ से आ रही है? वो तुम्हारे राइट साइड वाला ब्रेन। अभी जब वो बैठे तो बात कर रहे क्या? स्पीच दे रहे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। तो उनका कौन सा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है? लेफ्ट साइड। क्योंकि लेफ्ट साइड क्या बोलता है? स्पीच, कन्वर्सेशन। लेकिन तुम्हारा राइट साइड वाला फंक्शन करता है क्योंकि तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है? आर्टिस्टिक एबिलिटीज प्रेजेंट। अभी दिख रही है, देखो फटाफट। अभी देखो, ये वाला पार्ट वाला तुम्हारा कौन सा हो गया? ये पार्ट लेफ्ट साइड। और ये वाला साइड क्या हो गया? राइट साइड। अगर कोई पूछेगा यहाँ पे आर्टिस्टिक एबिलिटीज दिखती है क्या, तो क्या बोलोगे? हाँ दिखती है ना, राइट साइड में, वही तो है। और लेफ्ट साइड वाले में क्या? स्पीच, कन्वर्सेशन, इंटेलिजेंस, ये सब चीज भी प्रेजेंट होते हैं। तुम्हारा ब्रेन जितना फोल्डेड रहेगा उतना तुम इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा राइट है क्या? कहाँ से थियरी प्रूव्ड हुआ? आइंस्टाइन का जो ब्रेन है उसको निकाल के देखा गया था, तो मालूम पड़ा था कि जितने फोल्डेड रहेंगे उतना उनका थिंकिंग रहेगा। अपने सारे बहुत सारे बच्चे लोग का तो न्यू भी रहेगा, उसमें फोल्ड भी प्रेजेंट है, एकदम एकदम स्मूथ रहेगा। क्लियर है कि नहीं? हो सकता है, तो वैसा याद रखो। यूज़ करोगे तो थोड़ा रफ होएगा। इधर ध्यान दो, बोर्ड पे सेम है। आगे सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है? देखो तुमको बता देता हूँ, तुम्हारा ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वो सब भूल जाओ, तो पीछे नाम थे, वो तो नेम्स थे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये जो पोर्शन है ये फोर ब्रेन है, तुमको मालूम रहेगा। ये लोब बोलते हैं इसको, मालूम है कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब। यहाँ पे तुम्हारा फ्रंटल लोब। यहाँ पे कौन सा लोब प्रेजेंट है? टेम्पोरल लोब। कान से, ईयर से अगर कोई भी चीज़ तुमको सुनाई देता है वो लोब कहाँ से? टेम्पोरल। मतलब ये टेम्पोरल, ये क्या है तुम्हारा? फ्रंटल। ये तुम्हारा ऑसिपिटल लोब। ये कौन सा लोब है? ऑसिपिटल। यहाँ पे ऑसिपिटल है क्या? चेक कर रहा हो तुमको, इसके लिए बोलो फटाफट। ये वाला क्या है तुम्हारा? फ्रंटल। इतना पता देखो, फर्स्ट वाले पे आता देखो, ये फर्स्ट फ्रंटल। लास्ट में क्या प्रेजेंट है? ऑसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल। ऐसा तुमको याद रखना है। क्या क्या चीज़ याद रखोगे बोलो फटाफट। स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट है? फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। जिधर ईयर्स प्रेजेंट है वहाँ पे क्या याद रखोगे? टेम्पोरल। आइस का कनेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? बैक साइड ऑसिपिटल, पेराइटल। आशीर्वाद अगर किसी ने दिया तो क्या याद रखने का? पेराइटल। और जो तुम्हारा फ्रंट में प्रेजेंट हो क्या रहेगा? फ्रंटल। ऐसा लोब्स प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर। अब देखो ध्यान दो, ये वाला रीजन। अब देखो बताओ नीचे क्या लिखा है? सेरिबेलम। फटाक से बोलो, लार्जेस्ट पार्ट है कि स्मॉलेस्ट पार्ट? स्मॉलेस्ट। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने तुमको एक वर्ड लिख के दिया, याद है कि पीछे? पॉन्स। और साथ में क्या प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर रहेगा क्या? और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? स्पाइनल कॉर्ड। इतना क्लियर है? अब नीचे से फटाफट बोलो, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, सेरिबेलम और साथ में सेरिब्रम। इतना क्लियर रहेगा पक्का? कोई तुमको पूछेगा लोब बोलो, 4 लोब। फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब ईयर के साइड में प्रेजेंट है, ऑसिपिटल लोब बैक साइड में प्रेजेंट है, पेराइटल लोब मिडल में प्रेजेंट है और साथ में फ्रंटल लोब फ्रंट में प्रेजेंट। इतना तुमको याद रखना है ब्रेन के लिए। फटाफट, सेरिब्रम इज द डैश पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या बोलोगे? लार्जेस्ट। सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट। कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिबल हेमिस्फीयर। जो पीछे डायग्राम तुमको बताया था ना अभी जस्ट,
ये हेमिस्फीयर का ही डायग्राम है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बीच में गैप दिख रहा है क्या ये? तो इसको क्या बोलोगे? टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। फटाफट बोलो, आगे पढ़ो। Hemisphere joined with the each other with the help of the fiber and nerve tract occupy 2/3 portion। ये 2/3 पोर्शन में प्रेजेंट है, ऐसा तुमको याद रखना, क्योंकि सेरिब्रम तब तो लार्जेस्ट बनेगा कि नहीं। आगे सेरिबेलम स्मॉलेस्ट, ये चीज तो तुमको लिखना है। सेरिबेलम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे जो प्रेजेंट है वो क्या है? सेरिबेलम है। आगे द बैक ऑफ द क्रेनियल कैविटी। व्हाट इज क्रेनियल कैविटी? क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैपेसिटी तुमने सुना रहेगा, आगे जाके 10th में पढ़ोगे तुमको मालूम पड़ेगा। जितना ब्रेन का कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैपेसिटी। मंकी से स्टार्ट किए थे जब हमने स्टार्टिंग में, टार्सियस मंकी 400 टू हमने 1600 तक का सफर तय किया है, याद है? जितना क्रेनियल कैपेसिटी तुमको बताया था कैट में, मंकी में। देखो अभी समझो तुम गोरिल्ला का एग्जांपल लोगे, कैट का एग्जांपल लोगे, तो किस में क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा? गोरिल्ला में ज़्यादा रहेगा, कैट में कम रहेगा। तुम्हारे ब्रेन के कैपेसिटी को हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैपेसिटी। रेंज कितना मालूम है? 1600 सीसी बोला तो 1600 क्रेनियल कैपेसिटी, 400 सीसी बोला तो 400 क्रेनियल कैपेसिटी। जितना तुम्हारा ब्रेन यूज होता है वो हिसाब से तुम्हारे ब्रेन की क्या होती है? कैपेसिटी। अब तुमको समझ गया रहेगा रो में कितना यूज होता रहेगा ब्रेन, तो वो हिसाब से अपना अंदाजा लगाओ। जिसके पास 1600 1400 के रेंज में कैपेसिटी यूज की जा रही है वो क्या रहेंगे? इंटेलिजेंस रहेंगे। उनके ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहेगा? हाँ, फोल्डेड प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? वरना स्मूथ। आगे पढ़ो। कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, मेंटेन बॉडी बैलेंस, चल पा रहे हो प्रॉपर्ली, हर एक चीज वर्क कर पा रहे हो। कौन? सेरिबेलम। क्लियर रहेगा कि नहीं? वो साइड वाला पढ़ो क्या लिखे दिया है, फटाफट तुमको बता दे। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस। जिसको क्वेश्चन पूछने पे भी याद नहीं आता है, क्या चीज कमजोर है? सेरिब्रम। डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो सेरिब्रम प्रॉपर है। साथ में किस चीज के लिए यूज होता है? प्लानिंग के लिए यूज होगा, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होगा, और साथ में मेमोरी, इंटेलिजेंस। तुमको पता है ना, मैंने इंटेलिजेंस के लिए भी होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तुमको मैंने बताया ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब उसमें से हाइंड ब्रेन वाला कौन है तुम्हारा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कंटिन्यू डाउनवर्ड एट द स्पाइनल कॉर्ड। अगर उसको डाउनवर्ड में देखोगे तो क्या कंटिन्यू करता है वो? स्पाइनल कॉर्ड। फटाफट, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड। इतना क्लियर रहेगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, वर्टिबल कॉलम वगैरह सब तुमको जो पीछे बताया गया। फटाफट, केमिकल कंट्रोल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी इज आल्सो ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड कॉल्ड हार्मोन्स। अच्छे से याद रखो, केमिकल कंट्रोल वर्ड का मतलब ही क्या है? Control and coordination in our body is also brought about with the help of certain chemical substance called hormone. Hormone is released into what? हार्मोन को रिलीज किधर कर सकते हैं? सपोज तुमने बोला मेरे को भूख लगा है, फिर नींद आ रहा है, हर एक चीज फंक्शन साथ में होता है, खाना खाया तुरंत सो गए, इतना सारा चेंजेस तुमको ऐसा देखने मिला। फिर कल तुम्हारा एग्जाम है, सुबह जल्दी उठ जाते हो, एग्जाम के पहले उठते हैं कभी नहीं, कल एग्जाम है, तुमको टाइम टेबल भी नहीं देखना पड़ेगा सुबह कितने बजे उठना, अपने आप उठ के बैठ जा रहे हो। कौन? हार्मोन्स। हार्मोन कहाँ पे रिलीज करके दे रहे हैं मालूम है तुमको? ब्लड। ब्लड में क्या रिलीज होते हैं? ब्लड के अंदर ही तुम्हारे हार्मोन रिलीज होंगे, और ये ब्लड पूरा हर जगह पे ट्रैवल करेगा। अचानक से सुबह सो के उठ गया, घर वाले भी शौक होते मालूम है ना एग्जाम के टाइम पे। रीजन क्या था? हार्मोन। पढ़ो जरा इसको लास्ट एक बार वापस से, एक बार लास्ट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी इज आल्सो ब्रॉट बाय विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज हार्मोन। हार्मोन ऑलवेज रिलीज इनटू द ब्लड। इसके लिए जब वो ब्लड में रिलीज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलोगे? एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो, हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय डैश ग्लैंड्स। These glands are also called as dash gland. अब जरा ध्यान दो, एक ग्लैंड के बारे में जरा ध्यान दो, मैंने जो लिखा। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड है जो रिलीज करता है GnRH। क्लियर है कि नहीं? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाम क्या रखोगे? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किसने रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने। तो इसने रिलीज क्या किया? GnRH। वापस से बोलो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके गया किसके पास तो मालूम पड़ा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चले गया। किसके पास गया? पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी तुमको दो ही ग्लैंड का फंक्शन बता रहा हूँ, खाली ध्यान देना। हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट किया, वो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो समझो मेरे ब्रेन के पास क्या कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया, वो गया किसके पास? पिट्यूटरी। तो ऐसा बोला गया
कि हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? मास्टर। ये मास्टर हो गया। फिर इसने बोला मैंने रिलीज करके किसको दे दिया? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी बोल रहे मैं सबको कंट्रोल करूंगा, जितने भी ग्लैंड है सबको कंट्रोल करने वाला ग्लैंड अगर कोई है तो वो कौन है? पिट्यूटरी। अगर हाइपोथैलेमस मास्टर है तो फिर पिट्यूटरी क्या बन गया? सुपर मास्टर। तो याद रखना कि पिट्यूटरी क्या है तुम्हारा? सुपर मास्टर है, और लेकिन ये कौन है तुम्हारा? ओनली मास्टर। इतना क्लियर रहेगा क्या? फिर जब पिट्यूटरी के पास गया तो पिट्यूटरी बोला मैं 2 हार्मोन रिलीज करता हूँ, तो बोला रिलीज करो। नाम क्या है? LH, और साथ में क्या याद रखोगे? FSH। LH का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का नाम रहेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो तुमको इतना डिटेल में स्टोरी नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि 2 हार्मोन रिलीज करते हो, FSH और साथ में LH। फिर ये जो है ना वो जाके आगे जाके हिट कर जाता है। प्यूबर्टी वगैरह तुमको मालूम रहेगा, एक टाइम पीरियड के बाद मेल के बॉडी में चेंजेस आते हैं, फिर फीमेल के बॉडी में चेंजेस देखा रहेगा ना, एक एज के बाद आता है ना चेंजेस। तो वो जो चेंजेस है वो कौन से चेंजेस है? दे आर हार्मोनल चेंजेस। वो हार्मोन के थ्रू में क्या होता है? बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे। क्लियर रहेगा क्या? टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो जाके हीट फॉर एग्जांपल टेस्टिस है या ओवेरी है, यहाँ पे जो हार्मोन, अभी देखो मेल के बॉडी में जो हार्मोन प्रेजेंट रहेगा वो टेस्टोस्टेरोन, और सपोज अगर फीमेल के बॉडी में प्रेजेंट है तो एस्ट्रोजन। क्या याद रखोगे? एस्ट्रोजन। जब अगर सपोज वो प्रेग्नेंट है तो प्रोजेस्टेरॉन। क्या याद रखोगे? देखो टॉपिक को जरा याद रखो, एकदम डिटेल में नहीं है, खाली हार्मोन के बारे में याद रखो। सबसे पहले तुमको मैंने बोला कि हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? हार्मोन। वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गया किसके पास? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन रिलीज किया। अभी क्या याद रखो? खाली FSH और LH। वो जाके एक टाइम पे, क्योंकि देखो टेस्टिस और ओवरीज तुम्हारे बुक में दिया है, क्लियर है कि नहीं? उसका फंक्शन तुमको जैसे आके उसको हीट किया तो उसके अंदर तुमको चेंजेस देखने के लिए मिले। अब उतना डिटेल में तो नहीं है फिलहाल। मैं देखो हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, दिस ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुपर मास्टर ग्लैंड। क्लियर रहेगा? इसको मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। हार्मोन्स आर आल्सो रिलीज इनटू हार्मोन्स आर आल्सो रिलीज इनटू ब्लड, इनटू द ब्लड। कहाँ पे रिलीज होता है वो? ब्लड के अंदर। यहाँ पे तुम 2 ग्लैंड्स के बारे में लिख सकते थे, हाइपोथैलेमस और साथ में पिट्यूटरी। ये जरा पढ़ो। एंडोक्राइन अलॉन्ग विद द नर्व सिस्टम इज कॉल्ड एज डैश। क्या बोलेंगे इसको? केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्लियर रहेगा क्या? जो इधर मैंने हेडिंग लिखा वो लास्ट में उसका डेफिनेशन है, ऐसा तुमको याद रखना। ये हार्मोन का एक लास्ट बार रीड कर लो फटाफट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी इज एब्जॉर्ब is also brought by the with the help of certain chemical substance called hormone. Hormone also always released into the blood. इतना तुमको याद रखना है। ब्लड में जैसे हार्मोन रिलीज होगा, इसे बहुत सारे हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट है। अभी तुमको खाली मैंने ब्रेन के 2-3 ग्लैंड्स बताए। ब्रेन में 3 ग्लैंड्स कौन से याद रखोगे? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। 2 चीज याद रखो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड एक पीनियल ग्लैंड। देखो 3 ग्लैंड कौन से याद रखो फटाफट। एक ग्लैंड का नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड। साथ में दूसरे को क्या बोलोगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। और थर्ड क्या बोलोगे? इतना क्लियर रहेगा क्या? ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अगर सपोज ब्रेन के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है, ग्लैंड के बारे में पूछा तो क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड। यहाँ पे थायराइड पे कोई ग्लैंड प्रेजेंट है, उसको क्या बोलोगे? थायराइड ग्लैंड। थायराइड की बैक साइड में प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे? पैराथायराइड ग्लैंड। चेस्ट के यहाँ पे जो ग्लैंड प्रेजेंट, उसका नाम क्या है? थाइमस ग्लैंड। क्लियर रहेगा? बैक साइड किडनी प्रेजेंट है। सपोज अगर तुमको मैंने बताया कि किडनी है, सपोज ये बीन शेप किडनी है ना, अब इस किडनी के ऊपर से ट्रायंगल शेप वाले ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तुमको मालूम रहेगा। इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम याद रखोगे? एड्रीनल ग्लैंड। इसका नाम क्या याद रखोगे? एड्रीनल ग्लैंड। फिर मैंने और एक चीज यहाँ पे लिख दिया, टेस्टिस लिख दिया, ओवेरी लिख दिया, ये भी ग्लैंड्स के अंदर ही आता है। इतना क्लियर रहेगा? तुमको कोई पूछा ग्लैंड्स कौन से फटाफट नाम दो। ब्रेन के अंदर कोई भी 3 ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड पीनियल ग्लैंड, उसके बाद थायराइड, पैराथायराइड, उसके नीचे थाइमस ग्लैंड। क्लियर रहेगा? किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर रहेगा कि एड्रीनल ग्लैंड के अलावा अगर बाकी देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस और साथ में क्या रहेगा? ओवेरी। ये मेल और फीमेल में दोनों में वेराई करेगा, क्योंकि रीजन क्या? ओवेरी फीमेल में और टेस्टिस किसमें? मेल में। इतना क्लियर रहेगा क्या? पक्का? ग्लैंड्स के बारे में तुमको जो मैंने बताया वही था, उतना टॉपिक याद रखो। ये हो गया खत्म। क्लियर रहेगा क्या? बंद कर, बंद, डायरेक्ट कट कर।